स्वागत है आप सभी का आज़ाद IAS एकेडमी के बृहद कार्यक्रम भारत दर्शन में। तो भारत दर्शन के इस अंक में हम आ पहुँचे हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में, और हनुमानगढ़ ज़िले में पीलीबंगा में कालीबंगा के पास आ चुके हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशालतम स्थलों में से एक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, और सबसे नगरीकृत सभ्यताओं में से भी सिंधु घाटी सभ्यता एक है। तो आज कालीबंगा से संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज़ाद IAS एकेडमी के द्वारा भारत दर्शन के माध्यम से आप सभी को एक व्यवहारिक ज्ञान, परीक्षा उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है। अभी तक आपने सभी अंकों को देख लिया होगा, सभी एपिसोड देख लिया होगा। तो एक बृहत्तम कार्यक्रम के तहत आप सभी को हम भारत दर्शन के साथ साथ आपके परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू कराते हैं। आज के इस अंक में सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को ही नहीं आप जानेंगे, बल्कि आप व्यवहारिक तौर पे सिंधु घाटी सभ्यता के एक विशालतम स्थल को जानेंगे। और इस स्थल के माध्यम से ही मैं आप सभी को सिंधु घाटी सभ्यता के जो अन्य स्थल हैं जो भारतीय क्षेत्र में आज उपस्थित भी नहीं है, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चौहुंदड़ो हो या सूतकाटगढ़ हो, ये सभी स्थलों के बारे में विशालतम जानकारी दूंगा और एक एक बारीक से बारीक विषय वस्तु आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए। और अभी मैं आप सभी को कालीबंगा के पूरे साइट को, पूरे स्थल को दिखाऊंगा। ये लगभग 100 हेक्टेयर से ज़्यादा बड़ी भारत की सबसे बड़ी साइट है, और राखीगढ़ी के बाद कालीबंगा जो है एक बड़ी साइट के रूप पे है। तो ऐसे में कालीबंगा के पूरे स्थल को दिखाएंगे कि कैसे उत्खनन कार्य किया जाता है। तो व्यवहारिक तर्ज पे एक एक विषय वस्तु आप जानेंगे। उससे पहले यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा का पूरा कालीबंगा का यहाँ पर एक मानचित्र बनाया गया है। ये आपका जो भारतीय पुरातत्व संस्थान है उसके द्वारा पूरा जो है यहाँ पर ये पूरी साइट संरक्षित की गई है। यहीं पर पास में म्यूजियम भी है, मैं अभी आपको ये भी दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कालीबंगा साइट जो है आपकी यहाँ पर ये घग्गर नदी है, और घग्गर नदी जैसा कि आपको पता है राजस्थान की एक मानसूनी नदी है, सूखी नदी है, अंतःस्थलीय नदी है। इसमें जल की उपलब्धता नहीं रहती है। इसका प्राचीनतम नाम सरस्वती नदी था। आप लोग सरस्वती नदी के बारे में जानते हैं ना, ये वही सरस्वती नदी है। और एक नदी और यहाँ पर बहती है, दृष्टद्वती नदी, है ना। इन दोनों, इस नदी के बाएं तट पर ही पूरी कालीबंगन साइट है। आप देख सकते हैं कालीबंगन साइट है, और हम यहाँ पे खड़े हैं, ये रोड है, और रोड के जस्ट पास यहाँ पे म्यूजियम है। अभी हम एंट्रेंस द्वार से मैं आपको पूरी साइट पे ले चलूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो आपको स्थल दिख रहे होंगे। हो सकता है आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्पष्ट ना दिख रहे हो, क्योंकि थोड़ा सा अस्पष्टता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा आप समझें। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, धौलावीरा को यदि छोड़ दे तो सभी दो भागों में बटे हुए हैं। एक भाग है जो कि दुर्ग वाला हिस्सा है, ऊंची किनारा है। तो आप देखेंगे जो पश्चिमी हिस्सा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर देखिए मानचित्र ये बना हुआ है ना मैप, ये पश्चिमी हिस्सा। तो पश्चिमी हिस्से पे दुर्ग बना हुआ, और जितने बड़े बड़े यहाँ पर इस शहर के जो महत्वपूर्ण इमारतें थी, महत्वपूर्ण स्थल थे, इस दुर्ग वाले हिस्से पे थे। और ये आपका निचला हिस्सा है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसका दुर्ग भी दुर्गीकृत है, और इसका जो निचला शहर है ये भी दुर्गीकृत है। यहीं पर जूते हुए खेत के साक्ष्य भी पाए गए हैं, तो मैं आपको जूता हुआ खेत के साक्ष्य भी दिखाऊंगा। इसके अलावा कालीबंगन में जो ईंटें पाई गई हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता में एक मात्र ऐसा स्थल है जहाँ की ईंटें अलंकृत हैं, पूर्ण तौर पे अलंकृत हैं। तो यहाँ पर अलंकृत ईंटों के बारे में भी आपको मैं बताऊँगा, दिखाऊँगा भी चल करके। तो आप बहुत कुछ सीखने जाएंगे। और अभी अंदर में जा करके आपको देखिए क्या है, दरअसल यहाँ पर खुदाई तो बहुत पुरानी है। जैसा कि आपको पता होगा, कालीबंगन साइट की खुदाई 1953 में प्रारंभ हुई। इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने, और इसके बाद 1961 में बीबी लाल और वीके थापर जी के निर्देशन में इसकी खुदाई प्रारंभ हुई। लेकिन आप जानते हैं कि यदि किसी भी स्थल की खुदाई करने के बाद जो भी उसके प्रमाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो भी यहाँ से पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन सभी को पुरातत्व संग्रहालय या एक म्यूजियम में उनको जो है यहाँ पर रखा गया है, पूरे संरक्षित है। अभी यहाँ पर म्यूजियम है, आपको म्यूजियम भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक आपको अभी म्यूजियम दिखेगा। तो आप लोग जब कभी भी यहाँ इस म्यूजियम में जाएंगे तो पूरे साक्ष्य आपको मिलेंगे। और जो साइट है, उस साइट के प्रत्येक हिस्से को ढक दिया गया है, ऊपर से ढक दिया गया है, ताकि कहीं ना कहीं पे वो साइट वर्षा के कारण से, धूल के कारण से या
ज्योग्राफिकल किसी भी फिनोमिना के कारण से ये साइट विनिष्ट ना हो जाए। कालीबंगा के बारे में एक चीज़ और बताऊं, ये सभ्यता प्राक हड़प्पन सभ्यताओं में से एक है ना, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहले चरण की प्रारंभिक चरण की सभ्यता है वो भी यहाँ देखने को मिलती है, उसके प्रमाण पाए जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 2700 AD में इस क्षेत्र में बहुत बड़ा भूकंप आए थे, यानी भूकंप आने के साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं और उससे प्राक हड़प्पन सभ्यता पूरी तरीके से विनिष्ट हो गई। और तत्पश्चात जो है यहाँ पर जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता है 2500 AD से लेकर 1750 AD की जो सभ्यता है उस सभ्यता के भी पूर्ण प्रमाण पाए गए हैं। और ये अपने आप में, जैसा कि नाम ही इसका कालीबंगा है, तो कालीबंगा इसका नाम पड़ा काले चूड़ियों के कारण से। जब आप इस म्यूजियम पे जाएंगे तो म्यूजियम में काले रंग की चूड़ियाँ रखी हुई हैं और यहाँ पर खुदाई से हुए अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिस कारण से इसका नाम कालीबंगा रखा गया है। तो अब मैं आगे के चरण में देखिए, अब आपको डिटेल से पूरी सिंधु घाटी सभ्यता चूँकि पढ़ाऊंगा तो आप ध्यान से नोट्स भी बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं, मुझे ध्यान से सुन सकते हैं और पूरे नज़ारे को, भव्य नज़ारे को आपको दिखाता भी चलूँगा। दिखेंगे आपको टीले ही, दोनों चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि टीले इसलिए क्योंकि पूरी साइड ढक दी गई है। मैं ये भी दिखा दूंगा कि देखिए कैसे इसको ढका गया है, तो पूरी साइड ढकी गई। तो क्लास बहुत लंबी चलेगी, आप सारी चीज़ देखेंगे, साथ साथ लिखेंगे। और एक चीज़ मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास में, आज की क्लास में जाओ, जो भी प्रश्न आएगा प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा या किसी भी परीक्षा में, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए अब डिटेल से हम लोग साइट को आप लोग देखेंगे भी और साथ साथ सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत कालीबंगा के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, किसने रखा, प्राक हड़प्पन सभ्यता है, क्या अचानक से पूरी सभ्यता उत्पत्ति हो गई, है ना। आज की नहीं है ये, आज की नहीं है ये, बहुत प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। जिस समय चीन की पीली नदी के किनारे या व्हांगहो नदी के किनारे जो पीली सभ्यता है, चीनी सभ्यता है, उसी समय मिस्र के किनारे जो मिस्र की सभ्यता है, मिस्र नदी की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उन्हीं सभ्यताओं की समकालीन सभ्यता है ना। और ऐसा भी कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकार ये भी कहते हैं, देखिए बहुत मायनों में इसमें बहुत मतभेद भी हैं, इस सभ्यता में बहुत मायनों में बहुत सारे मतभेद भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि इस सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर के बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से आयातित है, इम्पोर्ट की गई है ये सभ्यता, उसी का विस्तारित रूप है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मिस्र, यदि मेसोपोटामिया की सभ्यता देखें और सिंधु घाटी सभ्यता देखें तो पर्याप्त असमानताएँ पाई जाती हैं। यहाँ का नगरीकरण वहाँ के नगरीकरण से बहुत कम है। वहाँ पर तो नगरीकरण के नाम पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पर आप नगरीकरण देखेंगे तो आज जो हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे पहले से ही था, है ना। आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब यहाँ के मृदभांड देखेंगे, यहाँ का नगरीकरण देखेंगे। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया से आयातित है। ऐसा नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया से आयातित नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा प्राक हड़प्पन सभ्यता से ही परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ। इन सभी बिंदुओं के बारे में डिटेल से बताने ही जा रहा हूँ आप लोगों को। और जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है उनसे जो भी फैक्चुअल डाटा होगा एक एक आप जानेंगे। आज के सेशन के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आपके दिमाग में, आपके रगों में बैठ जाएगा। तो चलिए इस भव्य नज़ारे का आप जो है पूरी तरीके से आनंद लीजिए, लुत्फ लीजिए। और मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता भी कुछ प्रारंभ से पढ़ाऊंगा, फिर कालीबंगन के बारे में भी पढ़ाऊंगा। देखिए आज के समय में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भारत में तो नहीं रही, ये तो पाकिस्तान में चली गई। और हड़प्पा के नाम पे ही सर जॉन मार्शल जो उस समय महानिदेशक थे भारतीय पुरातत्व विभाग के, उनके द्वारा ही इसका नाम हड़प्पा स्थल की चूंकि पहली खुदाई हुई थी। दयाराम शाहिनी ने सबसे पहले हड़प्पा स्थल ही खोदा 1921 में। इसके बाद जो है 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। तो हड़प्पा के नाम पे इसका नाम हड़प्पा सभ्यता हो गया। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। मेसोपोटामिया में जो है कुछ लेख मिले जिसे इसे मेलुआ सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके कई नाम हैं। इससे पहले प्राक हड़प्पन सभ्यता जो थी वो ताम्रयुगीन सभ्यता थी, यानी पहले तांबा आया, फिर टिन का आविष्कार किया गया। टिन या आयातित किया जाता था अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से और मिला के कांसा बनाया गया। तो समझ सकते हैं इस सभ्यता का जो विज्ञान है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लेकर के बृहद स्तर के निर्माण कार्य में ये सभ्यता अपने आप में सबसे अद्वितीय सभ्यताओं में एक है। भारत का गौरव है और हमें इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कार्यक्रम है ही, लेकिन साथ साथ अपने देश को जानने के लिए, अपने भारत को जानने के लिए, अपने पूर्वजों को जानने के लिए, अपने इतने बड़े इतिहास को जानने के लिए ये कार्यक्रम आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे देखिए, इसका आनंद लीजिए और इस जानकारी को सब तक साझा करिए। चलिए एक विशाल सभ्यता की ओर आपको ले जाऊँगा। सिंधु घाटी सभ्यता की साइट के अंदर प्रवेश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम म्यूजियम के पास ही खड़े हैं यहाँ पर। अब इसके एंट्रेंस द्वार
से हम लोग पहले दुर्ग वाले हिस्से में और फिर ये निचला शहर है। देखिए एक बहुत बड़ा विज्ञान यहाँ पर देखने को मिलेगा। निचला शहर पूरब की तरफ होता था और ये दुर्ग पश्चिम की तरफ होता था। क्यों होता था पूरब और पश्चिम की तरफ? इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी विज्ञान से परिचित थे, भूगोल से परिचित थे। इन्हें पता था कि सूरज जो है पूरब से निकलता है और यदि सूरज ये, क्योंकि ये ऊंचा शहर था, दुर्ग जो था ऊंचाई में रहता था, टीले में बना होता था। प्रमुख जितने भी प्रशासनिक भवन या प्रमुख भवन होते थे वो यहीं पर होते थे, है ना, या व्यापारिक केंद्र के तौर पे दुर्ग बहुत विकसित होता था। तो ऐसे में सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने जो निचला शहर था, जहाँ पे आम जनजीवन रहते थे, आम लोग रहते थे, या फिर जहाँ पर कृषि कार्य किया जाता था, इस क्षेत्र को निचले शहर में इसलिए विकसित किया क्योंकि पूरब से सूरज निकलता है और यदि दुर्ग को पूरब में बनाते तो निश्चित तौर पे निचला शहर हमेशा अंधेरे में ही रहता, यहाँ पे प्रकाश का दूसरा कोई स्रोत नहीं होता। तो ऐसे में इन्होंने दुर्ग को ऊंचाई पे बनाया और निचले शहर को और पश्चिम दिशा में बनाया ताकि सूरज पूरब से निकले तो निचले शहर पे भी पर्याप्त प्रकाश हो, कृषि कार्य किया जा सके, लोगों का जनजीवन अच्छे से चल सके और पूरी का पूरा यानी प्रकाश पूरी सभ्यता में सूरज का पहुंचता था। तो इतनी बड़े स्तर की नॉलेज, इतने बड़े स्तर का ज्ञान इस सभ्यता के नागरिकों को था। तो चलिए फिर इस भव्य नज़ारे को देखते हैं और पूरे ज्ञान को आप पाइएगा। चलिए मेरे साथ इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो आप सभी इस समय मेरे साथ सिंधु घाटी सभ्यता के इस भव्य नज़ारे पे खड़े हैं। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की भारत में अवस्थित कालीबंगन साइट पे हैं जो कि राजस्थान में है और आज यहाँ से आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं मेरे साथ। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए ये भौतिक आप साइट है जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ टीले देख पा रहे होंगे। सबसे पहले जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ कालीबंगन साइट में, आप लोग सुनते हैं कि यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखो पहली एक चीज़ अब दिमाग में बैठा लो, यहाँ पे जितनी भी खुदाई हुई है, खुदाई से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके लिए तो म्यूजियम बना दिया गया है। वो सभी अवशेषों को म्यूजियम में रख दिया गया है ना। जब कालीबंगन साइट पे आप आएंगे, म्यूजियम जाएंगे तो वहाँ पर म्यूजियम पे आपको सभी के सभी जितने भी अवशेष मिल जाएंगे, जो भी यहाँ से मृदभांड मिले हैं, जो भी यहाँ से औजार मिले हैं, जो भी यहाँ पर उनके श्रृंगार प्रसाधन मिले हैं, जो भी उनके रहन सहन को लेकर के किस तरीके से वो अपना रहन सहन करते थे, जो यहाँ पर मुहरें चलती थी, सभी चीज़ें वो आपकी रखी हुई हैं, लिपि रखी हुई है, सब कुछ रखा हुआ है। ठीक है, ईंटें जो प्राप्त हुई हैं, ईंटें रखी हुई हैं। अब मैं यहाँ पर चूँकि ये साइट को यदि उत्खनन करके इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता, प्रकृति के संरक्षण में छोड़ दिया जाता, तो ये पूरी की पूरी साइट विनिष्ट हो जाती, ख़त्म हो जाती। क्यों ख़त्म हो जाती? क्योंकि मान लीजिए बारिश हुई, हवा हुई, तो इस साइट को पूरा क्लोज कर दिया गया है, मिट्टी से ही ढक दिया गया है। पूरी साइट को एक बार उत्खनन करने के बाद इस साइट को मिट्टी से ढक दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कालीबंगन साइट है, देखो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अपने अन्य बहुत सारे कारण हैं, है ना। कोई कारण है कि भाई यहाँ पर बाढ़ आपदा आ गई, क्योंकि ये पंचनद वाला क्षेत्र है, सिंधु नदी के किनारे ही ये सभ्यताओं का विकास हुआ है ना। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, इसी के किनारे ये सभ्यता बसी है। घग्गर नदी के किनारे हम लोग खड़े हैं, इसके जस्ट अपोजिट साइड पे, यानी कि इसके दाएं तट पे, कालीबंगन के दाएं तट पे या फिर कहें घग्गर नदी के बाएं तट पे आपका जो है यहीं पर घग्गर नदी बह रही है, दुष्दती नदी भी बह रही है, सरस्वती नदी भी बोलते थे हम उसे। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं जूता हुआ खेत है, यहाँ पर पिलर्स बने हुए हैं ना, इन पिलर्स में नंबर भी पड़े हुए हैं। ठीक है, इन पिलर्स में 14 पिलर हैं टोटल, 14 पिलर्स में इन सब पे ये जूते हुए खेत में खड़े हुए हैं। इतना बड़ा एरिया बस इसे ढक दिया गया है ऊपर से, है ना, और ताकि ये कि भविष्य में इसका जब कभी ज़रूरत पड़े या कुछ भी पड़े तो हम इसको रिसर्च कार्य के लिए या फिर विभिन्न चीज़ों के लिए इन अवशेषों को पूरी तरीके से जिंदा रखें। तो पहला तो आप ये देख सकते हैं। दूसरा देखिए इस साइट पे जहाँ पे हम खड़े हैं, है ना, ये है पश्चिम वाला क्षेत्र, पूरब यहाँ से उगता है, पूरब इधर से उगता है, ये पश्चिम वाला क्षेत्र है। और पश्चिम वाले क्षेत्र में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा आप देख रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े टीले दिख रहे होंगे आपको, विशाल टीले दिख रहे होंगे, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं विशाल टीले दिख रहे हैं। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरा निचला शहर है, ये ऊपर वाला हिस्सा ही दुर्ग है। ये देख रहे हैं, ये दुर्ग है, इसको किसी तरीके से कोई भी छेड़खानी नहीं की गई दुर्ग वाले क्षेत्र में, और इसमें उत्खनन कार्य है। मैं आपको अभी दुर्ग के ऊपर जब जाऊंगा तो वो भी दिखाऊंगा। ये जो पूरा का पूरा दुर्ग वाला हिस्सा था, यहीं पर यहाँ का प्रशासनिक तंत्र और व्यावसायिक केंद्र यहीं पर स्थापित थे, है ना। सभागार, अन्नागार या फिर जो यहाँ का प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, या जो समाज का उच्च वर्ग था, वो सब यहीं रहता था दुर्ग वाले क्षेत्र पर।
ठीक है। और ये पश्चिम के क्षेत्र पे बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? पश्चिम के क्षेत्र में। पूरब वाले हिस्से पे ये पूरा का पूरा ये मिट्टी जो आप देख रहे हैं, ये उत्खनन के द्वारा प्राप्त मिट्टी को डंप कर दिया गया है। यहाँ पे उत्खनन के द्वारा प्राप्त मिट्टी, अब आप देख रहे होंगे मिट्टी पूरी नए तरीके से आप देख रहे होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा जो मृदभांड है, मृदभांडों की संख्या भी अभी आपको ये भी मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से मृदभांड पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ये पूरी डंप मिट्टी है। ये पूरा जो आपका था निचला शहरी था, यहीं पर आपका ये खेती किसानी का कार्य होता था। तो ये पूरब वाले हिस्से में है। सूर्य यहाँ से उगता था तो यहाँ भी रोशनी प्राप्त होती थी, कृषि कार्य संपादित होता था। और ये दुर्ग वाले हिस्से में आपका जो है यहाँ भी रोशनी प्राप्त होती थी। तो एक विज्ञान तो ये इनका देखने को मिलता है। बाकी नगर नियोजन यहाँ पर भी उच्च स्तर का था। नगर जैसे कि 2 वर्गों में बटा हुआ है, धौलावीरा जो है वहाँ पे नगर 3 वर्गों में बटा हुआ है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की अन्य जितनी भी साइट हैं, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे राखीगढ़ी हो, रोपण हो, उन सभी में जो शहर था वो 2 भागों में विभाजित था, है ना। तो अब हम चर्चा करेंगे विस्तार से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। एक बार आप जो है इस पूरी सभ्यता का अवलोकन करेंगे, इसे देखेंगे। मैं आपको बहुत क्रम से एक एक चीज़ बताऊंगा और आपका काम है इनको नोट्स बनाते रहे, तब तक आप इस पूरे भव्य नज़ारे का आनंद लीजिए। तो सबसे पहली बात करते हैं इसका नामकरण कब हुआ, कैसे हुआ। तो हम इसके नामकरण को भी समझेंगे, ये भी देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसे मेलुहू सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, किस तरीके से इसका नामकरण हुआ, इससे प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी थीं, और इस सभ्यता को लेकर के जो विभिन्न इतिहासकारों के मध्य बहुत सारे डिबेट हैं उनको भी आप समझेंगे। तो मैं देखिए बहुत आप लोगों को पूरी सभ्यता की सैर कराने वाला हूँ। ये लगभग 100 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में अवस्थित है। ये सभ्यता 100 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। तो ये पूरे सभ्यता वाले क्षेत्र में मैं आप सभी को अभी थोड़ा सा घुमाऊंगा। आप देखिएगा यहाँ पे बारीकी, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के मृदभांड जो आपको दिख जाए आप उसे देखिएगा। बाकी कुछ चीज़ें मैं आपको लेकर के भी यहाँ पर दिखाऊंगा। बाकी जो मुख्य अवशेष हैं वो सारे आपको म्यूजियम पे ही मिलेंगे। एक तरीके से आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा सभ्यता उत्खनन करने के बाद बंद कर दी गई। तो यहाँ पर देखिए पहला आप लोगों को जो जानकारी है कि भाई नामकरण कैसे हुआ, तो आपको पता होगा कि जो सर जॉन मार्शल थे, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे उस समय, है ना, जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये पूरा डिपार्टमेंट डेवलप किया गया, तो उनके द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि उनके समय पर ही ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहली बार जो है कॉन्सेप्ट आया, पहली बार ये पता चला सबको। 1924 में उन्होंने लंदन में जाकर ये घोषणा की कि भारत में विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता की खोज हुई है, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा नगरीकृत है। तो 1921 में जो आपके दयाराम साहनी थे और राखलदास बनर्जी, ये 2 पर्सन थे। दयाराम साहनी ने इनके निर्देशन में ही आपकी खोज हुई थी हड़प्पा शहर की, और हड़प्पा शहर के नाम से ही जो पहला पुरातात्विक स्थल था उसी के नाम पर ही हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता, है ना, इसका नाम पड़ा पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पर कांसे का प्रयोग पाया गया। यही सभ्यता थी जो तांबे के बाद जो है वैज्ञानिक तरीके से तांबा और टिन मिलाकर कांसे का प्रयोग करती थी। अब इस सभ्यता की यदि हम बात करें कि सभ्यता का विस्तार कितना था, बहुत विस्तारित सभ्यता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ी चीज़ पाई जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ी चीज़ पाई जाती है वो ये पाई जाती है कि यहाँ के जो शहर हैं इस सभ्यता के शहरों की दूरी बहुत दूर दूर है। जनसंख्या बहुत विरल थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा जनघनत्व था, और यहाँ पे जो शहर थे वो बहुत दूर दूर थे। शहर क्या थे? बहुत बहुत दूर दूर थे। और ऐसे में सिंधु घाटी सभ्यता का यदि पूरा हम विस्तार देखें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपकी, ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में मांडा, ये जम्मू कश्मीर में अखनूर के पास है, मांडा से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद को दूसरा नाम भगतराव भी आता है, भगतराव तक। और तीसरा जो आपका है वो है पश्चिम में जो है ये सुत कांगेडोर पाया जाता है, ये आपका बलूचिस्तान के पास है, सुत कांगेडोर मकरान तट पड़ता है। और पूरब में आलमगीरपुर बागपत डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश का है। फिर से एक बार समझिएगा, जो इसका विस्तार है उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है अखनूर के पास। नीचे जो है दक्षिण में उत्तर प्रदेश की वो भारत में बात करें तो ये महाराष्ट्र में ही आपका दैमाबाद पाया जाता है, दैमाबाद या भगतराव साइट है। सबसे पश्चिमी स्थल यदि आप इसका देखेंगे तो बलूचिस्तान के पास ही है आपका मकरान तट के पास सुत कांगेडोर। और जो इसका सबसे पश्चिम पूर्वी स्थल है वो आपका कहाँ पाया जाता है? पूर्वी स्थल पाया जाता है आपका, कहाँ पाया जाता है? ध्यान से इसको दिमाग पे रखना है। पूर्वी स्थल इसका पाया जाता है
आलमगीरपुर बागपत डिस्ट्रिक्ट पे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पड़ता है। तो इसके जो शहर है ना सब एक दूसरे से बहुत दूर हैं, साइट से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इसकी दूर हैं, है ना, नज़दीक साइट नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए, आपको इसकी जानकारी रखनी चाहिए, है ना। तो इसको जो है आप एक बार ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो कालीबंगन की साइट को देखते रहिए। और अब आगे बात करते हैं कि जो हड़प्पन सभ्यता थी इसके उदय को लेकर के बहुत सारी बातें थी कि भाई हड़प्पा सभ्यता का उदय अकस्मात हो गया या किस कारण से हुआ। तो कुछ आपके इतिहासकार हैं जैसे सर जॉन मार्शल हैं या फिर गार्डन चाइल्ड हैं, मल्टीमिलर व्हीलर हैं, D.H. गार्डन हैं। इन्होंने कहा कि इस सभ्यता का विकास जो है इसकी प्रेरणा मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिली। ऐसा इन्होंने कहा कि भाई ये मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास है। मेसोपोटामिया आप समझते ही हैं ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो आपकी है उसी का विस्तार इसको इन्होंने बताया, है ना। जो इराक वाला हिस्सा है ना, ईरान वाला हिस्सा, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का ही क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं पे दोनों सभ्यताओं में चूंकि बहुत सारी साम्यताएं थी, इन्होंने कहा कि जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता में नगरीय जीवन का विकास है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी है। इन्होंने कहा कि वहाँ पर भी चाक निर्मित मृदभांड या मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं, यहाँ भी पाए जाते हैं। इन्होंने कहा कि कच्ची और पकी ईंटों से निर्मित हुए जो भवन है वो आपके मेसोपोटामिया में भी हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी वही चीज़ें पाई जा रही हैं। लेखन कला की बात करें तो लेखन कला जैसे वहाँ पर भी किलाक्षर पाए जाते हैं, वैसे यहाँ पर भी चित्रलिपि का विकास हुआ है। या फिर कांस्य और ताम्र के साथ जो पाषाण उपकरणों का विकास हुआ है, किस तरीके से कांस्य और ताम्र युगीन जो सभ्यता विकसित हुई है वो मेसोपोटामिया में भी थी और सिंधु घाटी सभ्यता भी थी। तो ऐसे में इनका कहना गलत नहीं था कई हद तक, लेकिन इसके बावजूद भी ये सभ्यता मेसोपोटामिया से पर्याप्त समानता रखती है। जैसे कि जो नगरीय नियोजन है, यदि उसका विकास होती तो इसका नगरीय नियोजन उससे बेहतर नहीं होता। इसका नगरीय नियोजन बहुत ही बेहतर था, बहुत ही अच्छा था। साथ ही जो वहाँ की चित्रलिपि है उस पर 900 ज़्यादा चिन्ह पाए गए हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो चित्रलिपि उसमें मात्र सिर्फ 400 चिन्ह पाए गए हैं। तो इन सब चीज़ों से भी ये प्रामाणिक तौर पे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं रखती है। तो इस कारण से इसको मेसोपोटामिया की सभ्यता का विस्तार नहीं मान सकते हैं। अब देखिए कुछ दूसरे इतिहासकार, हम इतिहासकारों का नाम भी बता देता हूँ। एक इतिहासकार हैं पिगट महोदय, अल्विन, फेयर सर्विस और J.F. डेल्स और रफ़ीक मुगल। इन लोगों ने कहा कि ये स्थानीय विकास है, मतलब ये यहीं पर विकसित हुई है। आप जिस साइट में खड़े हैं, कालीबंगन साइट में खड़े हैं, ये प्राक हड़प्पा स्थल है, यानी कि हड़प्पा से पहले की भी प्राचीन साइट है ना। तो उन्होंने कहा कि ये स्थानीय स्तर पर ही बहुत सारी प्राक हड़प्पन सभ्यताएँ थीं, जैसे कुल्ली सभ्यता, है ना, कुल्ली सभ्यता। इन सभी सभ्यताओं का ही ये विस्तार है, उसी का ही विस्तार है। तो इसके तहत इन्होंने कहा कि ये स्थानीय तौर पर विकसित हुई, जिसको विकसित करने का काम द्रविड़ लोगों ने किया, है ना। तो कहीं ना कहीं पे इसको लेकर के भी इन्होंने कहा बहुत सारे, जैसे कि इन्होंने कहा कि बहुत सारे स्थानीय क्षेत्रीय प्रभाव देखने को मिले हैं, जिसमें चाक निर्मित मृदभांड हैं, ईंट निर्मित भवन है, कृषि का विकास है, जो कुकुदमान बैल है ये आपका नहीं मेसोपोटामिया में मिलता है, मोहरों का विकास है। ये सारी चीज़ें स्थानीय विकास के तौर पर देखा जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद कुछ और मत भी हैं, ये तो दो प्रमुख मत है कि स्थानीय विकास और मेसोपोटामिया का विस्तार, ये तो ही है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र संधू जो है, इन्होंने कहा कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था। लेकिन वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में दोनों में बहुत पर्याप्त अंतर है। क्यों? वैदिक सभ्यता तो आपकी ग्रामीण सभ्यता थी, ये पूरी शहरीय सभ्यता थी। चूंकि ये शहरीय सभ्यता थी तो वैदिक भी शहरीय होने चाहिए, वो इससे ज़्यादा आगे होने चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से भी हम इसको सही नहीं मान सकते हैं। राखलदास बनर्जी ने इस सभ्यता को बताया कि वो द्रविड़ों ने इस सभ्यता का विकास किया, जो यहाँ के मूल निवासी थे, है ना। तो जो प्राक हड़प्पीय सभ्यता थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले की बहुत सारी सभ्यता थी, तो बहुत सारे, देखो ये सभ्यताओं को हमने पहचाना कैसे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता से पहले पुरानी सभ्यताएं कौन थी। इनके पहचानने का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? देखिए यहाँ पे आप एक ढेर देख रहे होंगे मिट्टी का, इसमें बहुत सारे मृदभांडों के टूटे हुए टुकड़े हैं, मिट्टी के बर्तनों के टूटे हुए टुकड़े हैं। इन्हीं मिट्टी के टूटे हुए टुकड़ों से ही हम पहचान पाते हैं कि ये सभ्यता कैसी है। इन टुकड़ों के कलर से ही पहचान पाते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के कलर बर्तन कैसे थे? चित्रित धूसर
मृदभांड थे, चित्रित धूसर मृदभांड थे, है ना। यहाँ पर आपका पेंटेड ग्रेवेयर पाए गया। तो कहीं ना कहीं पे बाकी जो अन्य सभ्यताएं थीं, कहीं पर पांडुरंगीय मृदभांड पाए गए, कहीं पर जो है आपका लाल रंगीय मृदभांड पाए गए, कहीं पर काले रंगीय मृदभांड पाए गए। तो इससे मिट्टी के बर्तनों से हमने इस चीज़ का पता लगाया कि ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पहले की है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की है। तो सभ्यताओं में जो हमने अंतर करना सीखा वो कहाँ से सीखा? हमने सभ्यताओं में अंतर करना सीखा मृदभांडों से। ये बच्चों दिमाग में बैठा लीजिए, इससे प्रश्न भी आता है कि मृदभांडों से ही सभ्यताओं का अंतर हम जान पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3-4 संस्कृतियाँ हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की परिपक्व उससे पहले थीं। क्वेटा संस्कृति थी, कुल्ली संस्कृति थी, आमरी नाल संस्कृति थी। ये प्रमुख संस्कृतियाँ थीं आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले थी। जॉब संस्कृति थी, तो जॉब संस्कृति जो थी लाल रंग के मृदभांड यहाँ पर पाए गए, उसके ऊपर काले रंग का अलंकरण किया गया, है ना। आमरी नाल संस्कृति 1929 में मजूमदार ने इसकी खोज की थी और ये जो आपका हड़प्पा झूकर झांगर संस्कृति से जुड़ करके बनी हुई थी। तो ये हड़प्पा संस्कृति से पहले की संस्कृति थी। कौन कौन? क्वेटा संस्कृति, कुल्ली संस्कृति। देखिए आपके सामने एक टीला आप देख रहे होंगे, ये दुर्ग है, हम दुर्ग के आसपास घूम रहे हैं। ये दुर्ग वाला हिस्सा है, यहीं दुर्ग पे ही जो यहाँ का प्रशासनिक तंत्र था, हड़प्पा के सभी स्थलों में दुर्ग जरूर देखने को मिलेगा। और जो इधर का हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा जहाँ पर अभी हम हैं जो चल रहे हैं, ये आपका निचला शहर है। निचले शहर पे अभी हम यात्रा कर रहे हैं। अभी दुर्ग भी जाएंगे, दुर्ग के ऊपर से भी आपको दिखाएंगे। तो ये दुर्ग वाला हिस्सा है, ठीक है। तो सिंधु से पहले की जितनी भी प्राक हड़प्पा संस्कृतियां थीं, ये सब आपके सिंध, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में, जैसे मेहरगढ़ का नाम तो आपने सुना ही होगा ना। 7000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है जहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अब तो लाहुरा देव हो गया उत्तर प्रदेश का, लेकिन मेहरगढ़ पुरानी बस्ती है जहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, गेहूँ के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, है ना। हरियाणा में जिंद जिला में राखीगढ़ी, हिसार, बनवानी, ये जितनी भी कालीबंगा से मिलते जुलते जितने भी, तो ये प्राक हड़प्पन सभ्यता यहाँ पर थी। अब बात करते हैं, चलिए आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को मैंने आपको बताया ही है कि मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे है, दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी यहाँ पर बहती है, सुत कांगेडोर ये दास्क नदी के किनारे है, और आलमगीरपुर जो आपका है हिंडन नदी के किनारे है, बागपत उत्तर प्रदेश पे, दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है, सुत कांगेडोर पश्चिमी स्थल है जो कि आपका कहाँ पे, दास्क नदी या बलूचिस्तान पे, है ना। तो इसका विस्तार यदि देखें तो बलूचिस्तान में आप देखेंगे पंजाब है, सिंध है, अफ़गानिस्तान है, पंजाब है, भारत का पंजाब है, ये हरियाणा है, जम्मू है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। यहाँ पर बड़ी बड़ी ये सभ्यता के साइट पाए गए हैं। बलूचिस्तान में आप देखेंगे कई सारे हैं, सुत कांगेडोर, सोतका कोट, डाबर कोट, मेहरगढ़, ये सिंधु घाटी सभ्यता की साइट रही हैं, है ना। पंजाब में जो पाकिस्तान में इस समय ये पंजाब है, इस पंजाब में आप देखेंगे तो हड़प्पा है, डेरा इस्माइल खान है, जलीलपुर है, रहमान डेरी है, ये सब पाकिस्तान के पंजाब में ये साइट आपको सिंधु घाटी सभ्यता की मिलेंगी। सिंध वाले हिस्से को देखेंगे तो यहाँ पर चाहुंदरो है, आमरी है, कोट दीजी है, जुदेजड़ो है, ये सब आपके सिंध वाले क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता की साइट थी। अफगानिस्तान वाले में देखेंगे तो आपका सुरतगुई, मुंडीगाक, पठानी दम्ब, ये जो मूला दर्रे के मुहाने पर अवस्थित है। तो ओवरऑल आपका जो भारत वाले हिस्से में 4 साइटें प्रमुख है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान का पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तक ये आपकी पूरी सभ्यता विकसित थी। देखिए ये साइट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे उत्खनन कार्य किया गया था, और इसके नीचे ये पूरी जो आप देख रहे हैं ये पूरी दबा दी गई है। यहाँ पर पन्नी पॉलीथीन आप ब्लैक कलर की देख पा रहे हो, पूरी साइट्स को ये दबा दिया गया है, पॉलीथीन से इसको पैक कर दिया गया है ना। तो ये पूरी देखिए उत्खनन कार्य यहाँ पर हुआ है। यहाँ की दीवारों को देखेंगे तो दीवारों को यहाँ पर उत्खनित किया गया है। तो चलिए आप इसका आनंद लीजिए, मैं आपको बताता भी जाऊँगा, चीज़ें देखते भी जाइए और सुनते भी जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की बात करें, देखो ये तो इसका विस्तार हो गया, किन किन जगहों पे थी। अफगानिस्तान से लेकर महाराष्ट्र तक सभ्यता थी ये, है ना, उत्तर प्रदेश तक अवस्थित थी। तो इसकी विशेषताएं, पहली बात तो ये नगरीकृत थी, पूर्ण तौर पे नगरीकृत सभ्यता थी। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी, सड़कों का निर्माण हुआ था। यहाँ पर सड़कें जैसे बोलते हैं आप समकोण पे काटती हैं, अब तो सड़कें यहाँ पर विनिष्ट हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना उत्खनन कार्य हुआ है डंप कर दिया गया है, तो यहाँ की सड़कें विनिष्ट हो गई हैं। बाकी लेकिन आप धौला जो गुजरात में साइट है आपकी, और या फिर आपकी जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की साइट है, वहाँ पर आप देख लेंगे बहुत अच्छे से सड़कों को अभी वहाँ पर संजो के रखा गया है। आप देखिए सामने जहाँ भी देखेंगे कुछ आपको उत्खनन दिखेगा, सामने देखिए वहाँ पर उत्खनन किया गया है कार्य,
जस्ट सामने आप देखिए, सामने आपको जो दिख रहा है बड़ा टीला, उसमें उत्खनन कार्य किया गया है। अभी टीले के ऊपर भी चलेंगे तो वहाँ पर भी दिखाएंगे। तो एक नगरीकृत सभ्यता थी जहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से शहरों को विकसित किया गया था, ग्रिड पैटर्न पे डेवलप किया गया था। चेस बोर्ड जैसे होता है ना आपका, चेस बोर्ड की तरह पूरा शहर बसा हुआ था, सड़कें बनी हुई थी। पश्चिम में दुर्ग बनाया गया था, दुर्ग में घूम रहे हैं हम लोग, ये पश्चिमी किनारा होता था शहर का, है ना। और जो पश्चिम में दुर्ग इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पर विशिष्ट प्रकार के भवन होते थे, प्रशासनिक तंत्र होता था यहाँ पे। इसके बाद आप ही देखिए, ये है निचला शहर, ये आप निचला शहर आप देख सकते हैं, ये पूरा निचला शहर है। मैं दुर्ग के ऊपर जाके और अच्छे से इसे आपको दिखाऊंगा। इस निचले शहर पे आपका पूरा कृषि कार्य होता था, कच्ची सड़कों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर तो पक्की सड़कें नहीं मिली हैं, प्रयास ज़रूर मोहनजोदड़ो में एक बार किया गया है कि पक्की सड़कें बनाई जाएँ, बाकी आपको पक्की सड़कें नहीं मिलेंगी कहीं पर भी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में, हाँ मोहनजोदड़ो को छोड़ करके, ठीक है। और यहाँ पर जो धौलावीरा था, धौलावीरा में नगर 3 भागों में विभाजित है। बाकी आप देखेंगे निचला नगर नहर, जो निचला नगर आप देख रहे हैं, ये रिहायशी इलाका होता था, यहाँ पर आम लोग रहते थे, यहीं पर पूरे कार्य होते थे उनके। दुर्ग वाले हिस्से में प्रशासक वर्ग रहता था। इसके बाद स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाता था, सड़कों के दोनों तरफ नालियाँ बनाई जाती थी। जल निकास प्रणाली विश्व की सर्वश्रेष्ठतम व्यवस्था में से एक सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। यहाँ के जो मकान होते थे, तो जो अच्छी इमारतें हैं वो सारी दुर्ग वाले हिस्से में होती थी। जितनी भी अच्छी इमारतें सारी दुर्ग में देखने को मिलती थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पर फेंसिंग की गई है, खेत दिख रहे होंगे, खेत के पहले ही फेंसिंग ब्लैक कलर से की गई है। उस फेंसिंग वाले इलाका, ये साइट को चारों तरफ से इसको संरक्षित कर दिया गया है ताकि कोई साइट को विनिष्ट ना कर सके, और इसे चिन्हित कर दिया गया है कि यहीं तक आपकी कालीबंगन साइट है। हर साइट को इसी तरीके से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने संरक्षित कर रखा है ना। चलिए अब दुर्ग के ऊपर धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आगे, वहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए आप उत्खनन कार्य यहाँ पर हुआ है ना, लेकिन नीचे जो साइट है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया उत्खनन कार्य करने के बाद, ठीक है। जहाँ जहाँ उत्खनन कार्य है वहाँ पर आपको इसके चिन्ह दिख जाएंगे। तो इसमें जो मकान होते थे, ज़्यादातर जितने अच्छे भवन थे दुर्ग में होते थे, और दुर्ग में सभा भवन होता था, पुरोहित का भवन होता था, स्नानागार, अन्नागार मोहनजोदड़ो में पाए गए ना, विशाल स्नानागार, अन्नागार, ये सब पाए गए हैं। इसके बाद जो है आप देखेंगे तो जो भवनों का निर्माण होता था कच्चे और पक्के ईंटों दोनों से होता था। पक्की ईंटें भी पाई गई हैं, कालीबंगन में तो पक्के ईंटें बहुत कम हैं, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर छुटपुट पा जाएंगे कि कुछ ईंटों को पक्का भी किया गया है। ज़्यादातर यहाँ पर मकान जो बने थे वो कच्ची ईंटों से ही बने थे, है ना। तो पक्की ईंटें भी आप देख जाएंगी, यहाँ पर देखिए एक पक्की ईंट का टुकड़ा ये पड़ा हुआ है ना। मैं आपको एक बार ये टुकड़ा दिखाऊंगा भी। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का ईंट आप देख पा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा नया है, ये कारण क्या है, क्योंकि बार बार वर्षा हो रही है, देख सकते हैं यहाँ पर पानी बार बार बह के आ रहा है, इस कारण से इसका जो है क्षरण हो रहा है ना, क्षरण हो रहा है। इस कारण से, घर्षण कारण से ये पत्थर बहुत पुराने, बहुत प्राचीन है। और जैसा कि मैंने यहाँ पता भी किया है कि इस साइट में कोई मिलावट नहीं है कि कोई बाहर से, देखिए मृदभांड सारे सभ्यता के ही हैं। अब यदि ये उत्खनन यदि इसको दबाया नहीं जाता तो मैं एक एक चीज़ आपको हम साइट के दिखाते भी। ये पूरा जो दुर्ग है इसको उत्खनन करने के बाद पूरा ऊपर से फिर से इसको वो कर दिया गया है, देख सकते हैं ब्लैक पॉलीथीन यहाँ पे पड़ी हुई है जिससे इसे दबा दिया गया है। ये देखिए ब्लैक कलर की ये पूरी पॉलीथीन है ना, ये जितनी भी, ये पूरा क्या है, साइड को इस पे बना दिया गया है, इससे नीचे साइड पूरी दबी हुई है आपकी। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग साइट के बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो ऊपर धीरे धीरे अब हम दुर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर पानी के कारण से मृदा अपरदन और उसके कारण से जो बनी विभिन्न प्रकार की भौगोलिक चीज़ें हैं आप वो देख पा रहे हैं। चलिए, तो जो ज़्यादातर भवन होते थे इसी दुर्ग के ऊपर ही बने होते थे, जैसे सभा भवन, पुरोहित का भवन, स्नानागार, अन्नागार, ये सारी चीज़ें यहीं पर होती थी। और भवनों का निर्माण कच्चे और पक्के ईंटों से होता था। खिड़कियाँ नहीं पाई गई, यहाँ के जितने भी मकान बने उनमें खिड़कियाँ नहीं होती थी और छत सपाट होती थी आपकी, छोटे होते थे। इसके बाद आंगन होता था, स्नानागार होता था, रसोई घर भी होता था, है ना, जैसे आप लोग के घरों में होता है वैसे ही पूरा का पूरा। कुआं भी पाए गए हैं कई घरों में, मोहनजोदड़ो वगैरह में तो हर घर में कुआं मिला है, लेकिन यहाँ कालीबंगन में भी कुछ कुएं प्राप्त हुए हैं और कुओं को यहाँ पर क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मकान जो होता था, मकान में जो कई प्रकार की, देखो ईंटों का साइज अलग अलग होता था, कहीं पर 27:13:6 इस अनुपात में ईंटें होती थी, है ना। कहीं पर जो है जो मकान होते थे उनमें जो ईंटें प्रयोग की जाती थी 7:15:30 की ईंटें प्रयोग की जाती थी, है ना। कहीं पर 10:20:40 रेशियो में जो है ईंटें बनाई जाती थी। देख सकते हैं हम दुर्ग के ऊपर धीरे धीरे चढ़ रहे हैं और ये
बहुत सावधानीपूर्वक आप इसे देखते जाइए, आराम से देखिए, हर एक चीज़ को देखिए। ये हमारी पुरातन विरासतें हैं और इनसे हमें बहुत कुछ सीखना है। वास्तव में आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब इसके म्यूज़ियम में, या फिर आप दिल्ली आते हैं तो नेशनल म्यूज़ियम में कभी देखिएगा, तो वहाँ पर आपको इसके पुरातात्विक स्थल सारे रखे हुए हैं, वो सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। चलिए आगे मैं आपको और कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो ईंटें थीं, देखो कालीबंगा की विशेषता क्या है, ये आपका क्वेश्चन पूछ भी सकता है। कालीबंगे में जो ईंटें पाई गईं, कालीबंगा की ईंटों में अलंकरण था। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी कोई भी साइट नहीं है जहाँ की ईंटों को अलंकृत किया गया। तो कालीबंगा की साइट को छोड़ करके बाकी साइट के जितनी भी ईंटें हैं वो अलंकरण युक्त नहीं हैं, अलंकरण रहित हैं। अब कहते हैं कि अलंकरण ईंटों का ये था कि ये थोड़ा सा प्रेम परंपरा और इन चीज़ों को दिखाता है ना। और कहते हैं अलंकरण रहित होने का कारण ये है कि थोड़ा सा व्यावसायिक बचत हो जाती थी, अल्प व्यय के ध्यान में रख करके अलंकृत रहित ईंटों का इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, इसके बाद दीवारों को सीधा करने के लिए साहुल का प्रयोग करते थे। साहुल के बारे में आप जानते ही होंगे, अभी भी वो बैलेंस करने के लिए पूरा उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इंग्लिश बॉन्ड पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया। मेहरगढ़ में बहुत सारे ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि वहाँ के लोग तंबुओं में रहते थे, जैसे अभी हम लोग तंबू बनाते हैं ना, तंबुओं में आवास क्षेत्र इनका पाया गया। ठीक है, अब इसकी लिपि के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। पहली बात, जो लिपि किसी भी सभ्यता में पाई जाती है, जैसा कि आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी आद्य ऐतिहासिक सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। जैसे आपको पता होगा इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ये 3 भागों में बांटते हैं। आधार क्या है इसका? लेखन और पढ़ने की सुविधा के आधार पे। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था वो तो मान लीजिए प्रारंभी था, मानव का उद्विकास ही चालू हुआ था। वो पूरा पाषाण काल का मानव, वो तो अभी मानव था भी नहीं, वो मानव बनने की एक प्रक्रिया थी, क्रमिक विकास था। तो लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था उस मानव को। हाँ, मस्तिष्क धीरे धीरे विकसित हो रहा था, तो बहुत सारे आविष्कार उस समय भी प्रारंभ हो चुके थे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता ये आद्य ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के मानव को ना तो लिखने पढ़ने का ज्ञान है, ना उसने लेखन सीखा। तो उस समय जितना भी इतिहास का अध्ययन हम करते हैं वो कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी हमें मिल गया उसको हमने एज्यूम कर लिया कि अच्छा ये लोहे, ये पत्थर का औजार है, क्योंकि स्टोन पे ही उसकी ज़िंदगी आधारित थी, पत्थर पे ही उसका पूरा जीवन यापन होता था प्रागैतिहासिक काल के मानव का। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये आद्य ऐतिहासिक क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनको लिखने का ज्ञान था, चित्रलिपि थी, और चित्रलिपि में 400 अक्षर हमें प्राप्त हुए हैं अलग अलग प्रकार के। तो चित्रलिपि का ज्ञान था, लेकिन हम आज तक इतने सक्षम नहीं हो पाए कि हम इनकी लिपि को पढ़ सकें। समझ सकते हैं कि कितना इतने कोड पढ़ लिए हमने, कंप्यूटर की भाषा बना ली, सब कुछ कर ली, लेकिन अभी हमारा साइंस इतना ज़्यादा आगे नहीं पहुँच पाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को वो अक्षरों को पढ़ सके। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो इतिहास है इसको आद्य ऐतिहासिक इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। प्रागैतिहासिक का और ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल का इतिहास वो इतिहास है जिसमें लिखने का भी जानकारी है, लिखा भी गया इतिहास को, और साथ साथ हम पढ़ने में सक्षम भी हो पाए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि है उसे चित्रलिपि कहते हैं, है ना। यदि एक से अधिक लाइनों के अंतर्गत कोई लिपि लिखी गई, पहले तो ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाईं ओर। कैसे लिखी जाती है? जैसे उर्दू लिखते हैं ना लोग, दाएं तरफ से चालू करते हैं फिर बाएं तरफ से लिखते हैं। और एक से ज़्यादा पंक्तियों में यदि लिखी गई तो बुस्ट्रोफेदन शैली पे इसको लिखा गया है। तो चित्रात्मक लिपि है, आज तक हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं। बहुत सारे इसके प्रमाण मिले, यहाँ तक कि धौलावीरा में तो एक बहुत बड़ा बोर्ड मिला है, साइन बोर्ड मिला है, जिसमें पूरी चित्रलिपि के 7 से 8 अक्षरों पे वो चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि को पढ़ने के बाद हो सकता है इस सभ्यता के बारे में और बहुत सारी जानकारी हमें मिल पाए, है ना। तो ये सभ्यता आपकी एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता को आगे हम लोग धीरे धीरे अभी इसको जानेंगे। अब यहाँ के सारे स्थलों के बारे में विशेषताएं बताऊँगा, आप सभी को एक एक जानकारी दूंगा। तो आप सभी कालीबंगा के इस दुर्ग में खड़े हुए हैं और आप इसको आराम से देखिए, तब तक मैं आपको सारी चीज़ें क्रमशः पढ़ाता जाऊँगा, बताता जाऊँगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रलिपि थी, और चित्रलिपि में जो सबसे ज़्यादा अक्षर पाए गए हैं वो यू आकार की जो आकृति थी, यू आकार की आकृति के अक्षर सबसे ज़्यादा चित्रलिपि में पाए गए हैं। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था को लेकर के चर्चा करते हैं। देखिए, चूँकि नगरीय सभ्यता थी, और जैसा कि आपको पता है कि जो नगरीय अर्थव्यवस्थाएँ होती हैं, नगरीय सभ्यताएँ होती हैं, वहाँ पर कृषि अर्थव्यवस्था के साथ साथ व्यापार और उद्योग का भी एक बड़ा प्रमाण मिलता है ना।
व्यापार और उद्योग। और चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी तो यहाँ पर व्यापार और उद्योग बड़े स्तर पर विकसित थे। कृषि की बात करें तो कृषि में 9 प्रकार की फसलें यहाँ पर पाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता चूंकि 5 नदियों के बीच में थी, सिंधु नदी के जो 5 नदियाँ हैं, झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब, सतलज, ये सारी जितनी भी नदियाँ हैं, दोआबी क्षेत्र है, यहाँ पे जो अन्य जितनी भी नदियाँ हैं, इन सभी नदियों के किनारे जलोढ़ मिट्टी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती थी। और जलोढ़ मिट्टी जो थी कृषि कार्य के अनुकूल थी। यहाँ पर बड़ी मात्रा में भूमि बचाव था, जल की उपलब्धता थी और इस कारण से यहाँ पर जो है नुकीले कुदाल के माध्यम से, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कृषि कार्य में हल के प्रमाण बहुत कम पाए गए हैं। हल कुछ जगहों पे ही हल के प्रमाण पाए गए हैं। ज़्यादातर जो खेती की जाती थी वो नुकीले प्रकार के कुदाल से की जाती थी। किससे की जाती थी? नुकीले प्रकार के कुदाल से कृषि कार्य किया जाता था और जो कि कांच से निर्मित उपकरण होते थे। मिट्टी का हल एक पाया गया केवल मोहनजोदड़ो में, तो वहाँ पाया जाता है कि कृषि कार्य जो है हल के शायद प्रमाण हों, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी से बना एक हल पाया गया है। बनवाली में भी मिट्टी से बने हल पाए गए हैं, बनवाली जो साइट है वहाँ से भी पाए गए हैं। इसके अलावा जो है कालीबंगा में जो है कृषि को लेकर के, कृषि का जो अनाज होता था उस अनाज को रखने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े जार पाए गए हैं। यहाँ पर आप म्यूजियम में आएंगे तो म्यूजियम में वो जार आपको दिखाए जाएंगे, है ना, जिनमें कृषि का सामान रखा जाता था। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया 9 प्रकार की फसलें होती थी। कौन कौन सी फसल थी एक बार मैं आपको सारी फसलें भी बताऊँगा। 9 प्रकार की फसलों में गेहूँ सबसे ज़्यादा होता था, गेहूँ, जौ, सरसों, कपास, है ना, ये सब पाया जाता था। यहाँ तक कि मटर की किस्म भी यहाँ पर आपको मिलती थी, मटर की किस्म है। और इसके बाद जो है आपका लोथल से धान और बाजरा की खेती का भी प्रमाण मिला है, तो लोथल से आपका गेहूं जो धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो है आपका धान की भूसी रंगपुर से भी मिली है, लोथल से भी मिली है ना। तो यहाँ पर जो है 9 प्रकार की फसलों के प्रमाण मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। और यहाँ पर जो है सिंचाई के जो प्रमुख साधन थे वो जलाशय और कुएं ही थे। यहाँ पर नहरों के प्रमाण नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में कृत्रिम सिंचाई जो होती थी वो जलाशय और कुएं से होती थी, बाकी नदियाँ मुख्य स्रोत थीं, लेकिन नहर द्वारा सिंचाई के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा जाएगा आप सभी को, ठीक है। अब ध्यान से सुनते हैं। उत्तर सैंधोकालीन जो सभ्यताएं थीं, जैसे कि हुलास आपकी सभ्यता, यहाँ से भी धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। और प्राक हड़प्पन सभ्यता, यानी हड़प्पा की जो पहली सभ्यता थी आपकी मेहरगढ़, जो प्राक हड़प्पन साइट है बलूचिस्तान की, वहाँ पे गेहूं के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। कब? 7000 BC, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का तो परिपक्व चरण जो आपका है वो 2500 BC से लेकर 1750 है। इसकी समयावधि को लेकर के भी विवाद है। आगे भी मैं समयावधि को लेकर, कालक्रम को लेकर के भी आप सभी से चर्चा करूंगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि पर्याप्त मात्रा में करते थे। इसके बाद जो है व्यापार में देखो, व्यापार 3 प्रकार से होता था। गांव और शहरों के बीच व्यापार होता था। यहाँ पर जो ग्रामीण यानी कि कुछ जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट थी जो पर्याप्त तरीके से उन्नत रूप में थी, जैसे कालीबंगा है, इसके आसपास की जो साइट थी वो गाँव के रूप में थी, वो केवल कृषि पर आधारित थी। लेकिन कालीबंगा में उद्योग भी था। अब क्या क्या उद्योग थे मैं सारे आपको बताऊंगा, एक एक उद्योग भी यहाँ पर चर्चा करूंगा। तो पहली लेयर थी गांव और शहर के बीच में व्यापार कार्य होता था। दूसरा, विभिन्न जो हड़प्पा के बड़े बड़े साइट्स थी, बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी, कालीबंगा, रोपण, राखीगढ़ी, लोथल, धौलावीरा या फिर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनके बीच में भी व्यापार होता था। यानी कि कह सकते हैं कि आंतरिक व्यापार था ये, है ना। हड़प्पा के ही विभिन्न साइटों के बीच में भी आपस में व्यापार होता था। और तीसरा जो सबसे बड़ा स्तर है, यहाँ पे विदेशी सभ्यताओं से, जो बाहर की सभ्यता थी, चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे बहरीन की सभ्यता हो, मकरान तट हो, यहाँ तक कि तुर्कमेनिस्तान के साथ भी व्यापार के प्रमाण पाए गए हैं। तो ये मतलब गांव और शहर के बीच में व्यापार, इसके बाद विभिन्न शहरों के बीच में व्यापार, और इसके बाद जो है आपका विदेशी सभ्यताओं से भी व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता में देखा गया है, उसके पर्याप्त प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मेसोपोटामिया में व्यापारिक संपन्न कहते हैं कि पाषाण काल से ही प्रारंभ हो गए थे, ताम्र पाषाणिक सभ्यता से ही। जो आपका दिलमुन है ना, दिलमुन बहरीन को बोलते हैं, माकन और मेलुआ हड़प्पा सभ्यता जैसे बहुत सारे अभिलेख मिले हैं जिनमें इनका नाम आया, दिलमुन का नाम आया है, मेलुआ हड़प्पा सभ्यता का ही दूसरा नाम है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है ऐसे वस्तुओं का उत्पादन होता था, है ना। कई
कई जगहों पे व्यापार कार्य ऐसा भी होता था जहाँ पर वो कच्चे माल के तौर पे वो चीज़ तो नहीं मिलती थी, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका व्यापार और उस चीज़ें बनती थी। जैसे कि मोहनजोदड़ो और लोथल से हाथी दांत के बने हुए तराजू के पडले प्राप्त होते थे और लोग जो है इनको गाँव से लेने के लिए आते थे। व्यापार जो होता था वो आपका मेसोपोटामिया से जल और थल दोनों मार्ग से प्राप्त होता था, ठीक है। यहाँ तक कि तांबे के श्रृंगारदान, विभिन्न धातुओं के जो है प्रसाधन, श्रृंगार प्रसाधन बनाए जाते थे। सेल खड़ी के वृत्ताकार मुहरे, इनका भी जो है व्यापार होता था। मोहनजोदड़ो से भी बहुत सारी मुहरें प्राप्त हुई हैं, जिसमें सुमेरिया या मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी उसमें नाव का, सुमेरियन नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं। मिस्र से संपर्क इनका कम था, लेकिन इसके बावजूद भी मिस्र में कई हड़प्पाई गुड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, जो यहाँ के खिलौने हैं वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। लोथल से गुरिल्ला की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, मम्मी आकार की आकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं। इसके बाद जो है हड़प्पा से मेसोपोटामिया के लिए क्या क्या निर्यात किया जाता था, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से ही कपास की खेती जो है यहीं प्रारंभ हुई। इसी कारण से सिंडन के नाम से ही सिंधु शब्द का नाम आता है। तो जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ से सूती वस्त्र जो होते थे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में व्यापार किए जाते थे। इमारती लकड़ी, इसका पर्याप्त मात्रा में व्यापार होता था। मसाला, जैसे कि आप जानते हैं, मसाला का भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में खेती होती थी, मसाला का भी व्यापार होता था। हाथी दांत, उर, किस, लगास, निपुर आदि, ये कई प्रकार की मुहरें होती थी, जिन मुहरों को भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाते थे और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों को भेजते थे। तो विभिन्न प्रकार के वस्त्र, विभिन्न प्रकार के श्रृंगार प्रसाधन, विभिन्न प्रकार के इमारती लकड़ियाँ, मसाला, हाथी दांत, ये सारी चीज़ें। मेसोपोटामिया से हड़प्पा को क्या भेजा जाता है, इन्हें हम आयात क्या करते थे, तो आयात हम क्या क्या करते थे। सबसे पहले चीज़ हम आयात करते थे विभिन्न प्रकार के पत्थर, है ना, विभिन्न प्रकार के पत्थर, विभिन्न प्रकार की धातुएं। इसके बाद जो है हम यहाँ से जो है मनका, है ना, मनका जिससे जो आभूषण बनाए जाते थे उनको, या मोहनजोदड़ो से विभिन्न प्रकार की बेलनाकार मुहरें पाई गई हैं, उनको भी हम क्या करते थे, मेसोपोटामिया से आयात करते थे। इसके बाद जो है मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के साथ भी हड़प्पा सभ्यता के जो नागरिक होते थे उनके पर्याप्त घनिष्ठ संबंध होते थे। इसके बाद जो है इस कारण से व्यापार के अनुकूल परिवहन व्यवस्था का भी विकास किया सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। कैसे किया, जल और थल मार्ग, दोनों मार्गों से व्यापार के लिए पर्याप्त कार्य किए इन्होंने। बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था माल ढोने के लिए। इसके बाद जो है पोतकन, इन्होंने डकयार्ड बनाए, पोत बनाए। लोथल जैसा एक बहुत बड़ा पोर्ट जो आज के टाइम पे आप देखेंगे, भोगवा नदी के किनारे लोथल है आपका, है ना, तो एक बहुत बड़े बड़े पोर्ट बनाए इन्होंने। लोथल पोर्ट था उस समय। आयताकार बंदरगाह बनाए गए। नाव के द्वारा समुद्री व्यापार मार्ग के बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। पक्की मिट्टी के बने जहाज के बड़े नमूने मिले हैं यहाँ पर। हड़प्पा में कांसे की गाड़ी के नमूने मिले हैं। इसके बाद जो है आपका जो प्रमुख नदियाँ थीं, जैसे कि भगत राव किम नदी के किनारे था, मेघम आपका नर्मदा नदी के किनारे था, प्रभास पाटन जो था आपका हिरण्य नदी के किनारे था, लोथल आपका भोगवा और साबरमती संगम पर उपस्थित था, सुत कांगेडोर और सोतका को ये मकरान पर पे थे। ये सभी तटवर्ती व्यापारिक केंद्र थे। समझिए कितने व्यापारिक केंद्र थे आपके। पहला तो भगत राव, दायमाबाद, जिसको मैंने बताया सबसे दक्षिणी स्थल है, ये किम नदी के किनारे था। मेघम नदी, प्रभास पाटन, लोथल, सुत कांगेडोर और सोतका को, ये जितने भी थे तटवर्ती व्यापारिक केंद्र के तौर पे थे। देखो, तब ऐसा नहीं था कि मुद्राओं का प्रचलन हो गया, वस्तु विनिमय प्रणाली ही चलती थी, है ना। उस समय भी वस्तु विनिमय प्रणाली ही थी। किसी प्रकार के एक तांबे की बहुत सारी जो है तांबे के बहुत सारे जो है टुकड़े पाए गए हैं। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि ये मुद्रा हो सकती हैं, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने कहा कि नहीं, ये ताबीज के टुकड़े हो सकते हैं। तो ये भी विवाद है, लेकिन यहाँ पर मुद्रा का प्रचलन अभी चालू नहीं होता। मुद्रा का प्रचलन जो आपका है महाजनपद काल से, यानी 6ठी BC से ही चालू होता है। वहीं पर आपके आहत या पंचमार्ग कॉइन का जो स्पष्ट प्रमाण मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा के प्रचलन का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। लेकिन लाइसेंस और छाप के लिए मुहरों का प्रमाण किया जाता था, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई सामान मेसोपोटामिया के लिए जाता था, तो उसको क्या कर देते थे, ऊपर से पैक करके मिट्टी से उसको सील्ड कर दिया जाता था, उसके ऊपर मुहर लगा दी जाती थी। यदि कोई खोलेगा तो निश्चित तौर पे वो मुहर टूट जाएगी, और मुहर टूट जाएगी तो ये मान लिया जाएगा कि उससे सामान के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो इस तरीके से लाइसेंस और छाप प्रणाली का प्रयोग करते थे, जिससे सामान जो है सुरक्षित तौर पर जिसको भेजा गया
है उसके पास पहुंच जाए, ठीक है। और लिपि का विकास व्यापार के लिए सबसे उपयुक्त था, क्योंकि जब लिखना किसी सभ्यता के पास लेखन पद्धति आ जाती है तो व्यापारिक संपर्क बढ़ना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसके माध्यम से ही दूसरी सभ्यता ये समझती है कि माल जो है आपका आयात निर्यात हो सकता है, ठीक है। मापतौल की इकाई के बारे में जानते थे, 16 के अनुपात पे मापतौल की इकाई थी। इसके बाद जो है फुट इकाई भी आपकी जो है विकसित हुई थी, जो 37 सेंटीमीटर का एक फुट उस समय होता था आपका, ठीक है। अभी तो आपका जो है काफ़ी कम हो गया है। इसके बाद जो है आप देखेंगे मोहनजोदड़ो से सीप और लोथल के हाथी दांत का बना एक स्केल भी मिला है ना, जो ये माना जाता है कि इस स्केल के माध्यम से आज आप स्केल का यूज करते हैं, फुटा का यूज स्केल करते हैं, तो वो भी उस समय प्रयोग किया जाता था इनके द्वारा। तराजू भी प्राप्त किया गया है, तराजू आपका सुरकोत्ता से प्राप्त किया गया है ना। तो इस प्रकार से देखो आपके सामने हम कालीबंगन के ऊपर खड़े हैं, आप इसे देख रहे हैं, चारों तरफ से प्रयास हम कर रहे हैं कि आप इसको आराम से निहारिए, आराम से पूरी सभ्यता को देखिए और एक एक बिंदुवार चीज़ें मेरी सुनते जाइए। मैं आपको इस चीज़ को पूरी तरीके से बिल्कुल कंठस्थ करा दूंगा। 2 से 3 बार आप सुन लेंगे ना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए एग्जाम पे जाके, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। सिंधु घाटी सभ्यता से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा, बशर्ते आप एक एक पॉइंट मेरा जान लें। चलिए आगे बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की कालीबंगन साइट को आराम से आप देखते जाइए। चलिए अब मैं बात करता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बारे में, यहाँ पे कल्चर के बारे में, किस प्रकार से यहाँ पर मूर्तियाँ प्राप्त हुई। तो आप लोगों ने देखा होगा एक मूर्ति आपको, या एक जो आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में एक व्यक्ति की मूर्त होती है जिसमें वो आधा साल ओढ़े होता है और दाढ़ी उसकी देखते हैं आप सजी संवरी, जैसे उसने बियर्ड लुक रखा होता है, और उसके माथे में जो है एक आप देखेंगे लॉकेट टाइप में बना होता है। तो उसको ऐसा माना जाता है कि यहाँ का पुरोहित वर्ग भी हो सकता है या फिर यहाँ का शासक वर्ग भी हो सकता है। तो मोहनजोदड़ो से 12 और हड़प्पा साइड से 3 बड़ी मूर्तियाँ मिली हैं, है ना। और मोहनजोदड़ो से जो साल ओढ़े हुए सेल खड़ी की मूर्ति है वो, जिसमें संवरे हुए बाल दिखाए गए हैं, बियर्ड दिखाई गई है, तो यहाँ के आर्ट एंड कल्चर की विशेषता को बताता है, दिखाता है कि यहाँ के लोग कितनी बारीकी से यहाँ पे मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। देखो मूर्तियाँ जो बनाई गई लॉस्ट बैक्स मेथड से बनाई गई। लॉस्ट बैक्स मेथड क्या है, मैंने क्लास में भी बताया था कि मूर्तियों का एक सांचा बनाया जाता था और उसमें वैक्स भर दी जाती थी, मोम भर दी जाती थी, और बाद में उसमें कांसा भर दिया जाता था, मोम पिघल जाती थी और मोम को पिघला के हटा लिया जाता था, और कांसे से कांसा जो आपका होता था, कांसे से पूरा का पूरा शेप आ जाता था उसका, ठीक है। तो लॉस्ट बैक मेथड का आज भी प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपके गाँव में मूर्तियाँ बनाने आते हैं, वो इसी मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इतने बड़े स्तर पे मूर्ति निर्माण इनके द्वारा किया जाता था। इसके बाद मोहनजोदड़ो में भेड़ और हाथी इन दोनों की संयुक्त एक मूर्ति मिली है। धातु की मूर्तियां जो बनती थी, तांबा और टिन को पिघला करके मिश्रित धातु कांसा बनाई जाती थी। और यहाँ से हड़प्पा और चौंद्रो से बैलगाड़ी की मूर्ति, इक्का गाड़ी की जो है मूर्ति, कालीबंगा से तांबे की वृषभ मूर्ति, ये भी आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, बैल की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। कुत्ते की ताम्र मूर्ति लोथल से प्राप्त हुई है। दैमाबाद से कांसे के पशु प्राप्त हुए हैं। इसके बाद मिट्टी की बहुत सारी मूर्तियां पाई गई हैं। कांचली मिट्टी होती थी, उसी से मसाला तैयार किया जाता था, और हाथ की बनी हुई मूर्तियां होती थी। जितनी भी मिट्टी की मूर्तियां होती थी, इनको कोई लॉस्ट बैक्स मेथड और ये ऐसे नहीं बनाते थे, ठीक है। जितनी भी धातु की मूर्तियां बनाते थे वो लॉस्ट बैक्स मेथड से बनाते थे। और नारी, देखो एक चीज़ और है, सिंधु घाटी सभ्यता को मात्र सत्तात्मक संस्था भी कहते हैं। कारण क्यों? क्योंकि इस सभ्यता में महिलाओं की मूर्तियां सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मूर्तियां बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं। इसके बाद जो है पाकिस्तान के चोलिस्तान एवं हरियाणा के बनिवाली से हल के रूप में मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं बड़ी मात्रा में। हड़प्पा से मछली, कछुआ, घड़ियाल की मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इसके बाद जो है मुहरें प्राप्त हुई हैं, लगभग 2000 के आसपास मुहरें मिल चुकी हैं यहाँ से, जिसमें से 1200 मुहरें तो केवल और केवल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। और जितनी भी मुहरें हैं ये सेल खड़ी से बनी हुई हैं। सेल खड़ी की वृत्ताकार हैं, कुछ आयताकार हैं, है ना। और इन सभी पर पशुओं का अंकन है, मुद्रा लेख भी पाए गए हैं, अनुबंध दस्तावेज भी हैं, व्यापारिक वस्तुओं के बारे में प्रामाणिकता है। इन सब चीज़ों में इसका प्रयोग करते थे, है ना। आप देख सकते हैं आपके सामने मृदभांड टूटी हुई अवस्था में है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही मृदभांड रहे हैं, है ना। जो यहाँ पे खुदाई की गई और खुदाई के बाद जो मिट्टी निकली उसको डंप करके ये पूरा का पूरा टीले नुमा आकृति आप देख रहे हैं। तो ये मतलब कोई उनका टीला नहीं था, ये तो टीला आपका जो है जो डंप करके मिट्टी बनाई गई उसी का है। तभी आप इसको नई मिट्टी आपको दिख रही होगी, है ना। टीले इससे पहले का जो आपको दिखाया गया था वो टीला था।
आगे बात करते हैं। अब देख सकते हैं ये पूरा ये 100 हेक्टेयर पे पूरी की पूरी साइट है। सबसे बड़ी साइट जो है वो आपकी थी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपकी सबसे बड़ी साइट है, 250 हेक्टेयर से बड़ी साइट है ये। और हड़प्पा की साइट जो है वो 150 हेक्टेयर पे है। धौलावीरा की साइट जो है वो 100 हेक्टेयर पे है। कालीबंगा की साइट भी 100 हेक्टेयर से ज़्यादा में है। और फिर गनेरी वाला है, गनेरी वाला बहावलपुर में पड़ता है, इसकी 80 हेक्टेयर है। और राखीगढ़ी की भी 80 हेक्टेयर से ज़्यादा है। तो इस तरीके से देखेंगे तो कालीबंगा लार्जेस्ट साइटों में से आता है, लार्जेस्ट साइटों में से एक है ये, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की हम लोग बात कर रहे थे मुहरों के बारे में। तो यहाँ पर एक मुहर यहाँ से प्राप्त हुई है, एक मुद्रा प्राप्त हुई है, जहाँ पर मानव धड़ पर पशु सिर वाला एक प्राणी दिखाई देता है कि मानव का शरीर है नीचे का, ऊपर पशु की मुद्रा है, जिसे हम गिलगामेश प्रतीक कहते हैं, गिलगामेश कहते हैं। और ये कहा जाता है कि यहीं से शायद जो ब्रह्मा के 3 सर का कॉन्सेप्ट है या रावण के 10 सरों का कॉन्सेप्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में ही जो ये मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, इन्हीं से ही ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है ना। यहाँ तक कि जो पाशुपति हैं, पाशुपति की मुद्रा भी यहाँ से प्राप्त हुई है, उसके बारे में आगे मैं चर्चा करूँगा। इसके बाद लोथल के फारस से 2 मुहर राक्षस की मुद्रा मिली है। पाशुपति शिव की मुहर जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बहुत सारी तांबे की पट्टिकाएँ प्राप्त हुई हैं। मार्शल ने इन्हें ताबीज कहा है, बल्कि जो BS अग्रवाल हैं वो कहते हैं कि तांबे की मुद्राएं हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पे ताबीज के तौर पे ही इन्हें माना जाता है, क्योंकि ये माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्राओं का प्रचलन नहीं था, मुहरों का था, मुद्राओं का नहीं था। शिल्प उद्योग की बात करें तो यहाँ के लोग, देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सोने का कोई बर्तन नहीं मिला है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना, चांदी, है ना, सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा आदि का ज्ञान रखते थे। आप देख सकते हैं ये भी सिंधु घाटी सभ्यता की ये स्लोथा कालीबंगा साइट में जो उत्खनन कार्य हुआ है उसका आपको सीन या दृश्य देख सकते हैं, ये उत्खनन कार्य का ही है। और इसके नीचे जो साइट पूरी निकली है उसको अभी इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, पैक्ड कर दिया गया है। हम लोग ऊपर खड़े हुए हैं टीले में, है ना, ये पूरे उत्खनन कार्य हुआ है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइट बंद है। देखो साइट तो नहीं आपको देखने को मिलेंगी कोई भी, क्योंकि साइट को पूरा क्लोज कर दिया गया है, लेकिन जो उत्खनन कार्य है कम से कम जो संभव हो सकता है वो आपको हम दिखाएँगे यहाँ से। तो आगे बात करते हैं आपका तो यहाँ पे जो शिल्प और उद्योग है वहाँ पर धातु के बारे में, सोने का कोई ज्ञान नहीं था इनको। मोहनजोदड़ो में चांदी के बर्तन पर लाल रंग का कपड़ा ऐसा करके जो है कई जो है धातु के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इसके बाद कालीबंगा में मिट्टी के बर्तन पर सूती वस्त्र की छाप, ये भी कालीबंगा से मिला है आपका। लोथल पर सूती वस्त्र की छाप, आलमगीरपुर पे बने वस्त्र के निशान, नेवासा में अंगूठी का लिपटा रेशम। इसके बाद वस्त्रों पर कढ़ाई भी यहाँ पर होती थी। इसके बाद मृदभांडों की बात करें तो मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन जो होते थे वो आपके चाक और हाथ दोनों से बने होते थे, है ना। और मुख्तलिफ लाल एवं गुलाबी एवं कुछ काली रेखाओं के चित्र बने होते थे। हड़प्पा में धात्विक उपकरण निर्माण केंद्र भी पाया गया, धातु के जो उपकरण बनाए जाते थे, है ना, वो भी हड़प्पा में पाए गए हैं। इसके बाद जो है पत्थर के औजार बनाने की फैक्ट्री जो मिली है वो भी आपके सुकूर में मिली है यहाँ पर। और चूना पत्थर के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं। मन का निर्माण उद्योग होता था, सीप उद्योग होता था, है ना। बालाकोट और लोथल में सीप उद्योग था। पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। जो आपका बैल है, जिस बैल के 2 जो है उसके जिसको बोलते हैं हम लोग कुक्कुदमान बैल, है ना, जिसके 2 ऊपर उभार होते थे बैल के, उसको विशेष महत्व प्राप्त है। और ऐसा भी पाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घड़ियाल के बारे में भी जानते हैं। घड़ियाल को भी यहाँ पर धार्मिक प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता था। अब देख रहे हैं आप आगे फेंसिंग भी आपको दिखेगी, जहाँ पर जानवर दिख रहे हों, बहुत दूर की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वहाँ से लेकर ये पूरा चारों तरफ से फेंसिंग की गई है 100 हेक्टेयर के आसपास, और इतने पर ही ये साइट है, ठीक है। तो पूरी यहाँ की साइट है और जितना पॉसिबल हो चुका है इसको पूरी तरीके से कवर कर दिया गया। यहाँ पे कुछ भी आपको देखने को उस तरीके से नहीं मिलेगा, बस आप टीला देख सकते हैं, डंपिंग जो मिट्टी हो सकती है, बस उतना ही देख सकते हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको क्रम से बताता जाऊँगा। चलिए आगे बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घड़ियाल था इसका धार्मिक प्रयोजन रहा होगा, ऐसा जानते हैं। अब देखिए ये पशुओं से क्वेश्चन पूछते हैं। भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी,
व्याघ्र, शेर की बात नहीं कर रहे हैं, व्याघ्र की बात कर रहे हैं। मुर्गी आदि को ये पालतू बनाते थे, पालतू जानवर बनाते थे। गुजरात के लोग हाथी भी पालते थे। और कालीबंगा से ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। कालीबंगा में खड़े हैं हम चूँकि, तो कालीबंगा में ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका है लोथल में घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा से भी घोड़े के कुछ अवशेष मिलने की सूचना मिली है। बाकी राणा घुंडई है, राणा घुंडई से भी घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। और पशुओं को जो है कृषि कार्य के लिए, माल वाहन के लिए, मांस के लिए, खाल के लिए, बाल के लिए, ऊन के लिए इनका जो है पशुओं का इस्तेमाल किया जाता था। यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के समाज की बात करें तो यहाँ का जो समाज था, शहर और गाँव में यहाँ पे विभेद था। शहर में दुर्ग और रिहायशी इलाके में विभाजन था। विभिन्न प्रकार के भवनों और अवशेष और कब्रगाह यहाँ पर मिले हैं। विविध प्रकार की सामग्रियों के स्तर पर भेद है ना। इसके अलावा जो है जो समाज यहाँ पर मिला है, आर्थिक आधार पर बटा हुआ समाज यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि समाज का जो एक वर्ग होता था, जो उच्च वर्ग होता था, पुरोहित वर्ग होता था, या प्रशासकीय वर्ग या व्यापारी वर्ग होता था, वो सामने आप दुर्ग देख रहे हैं वहाँ पर रहता था। तो यानी समाज जो है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, गरीब और अमीर में बटा हुआ समाज ये भी था, है ना। तो यहाँ पर पुरोहित वर्ग, प्रशासकीय वर्ग, व्यापारी वर्ग और आपका सामाजिक और श्रमिक वर्ग, दास वर्ग, ये सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो श्रमिक आवास यहाँ पर मिले हैं निचले शहर पे, उससे पता चलता है कि यहाँ पे दास प्रथा भी रही होगी। समाज में महिलाओं की विशेष भूमिका है ना। कृषि कार्य में महिलाओं का योगदान यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके बाद जो है श्रृंगार प्रसाधनों में देखा गया है कि महिलाएं जो हैं नृत्य और ललित कलाओं से जुड़ाव रखती थी, उनका भरपूर विकास रहा होगा। देव समूह में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद जो है इसी के लिए सिंधु घाटी सभ्यता को मात्र सत्तात्मक या मात्र प्रधान या वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, महिला सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा था यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर देवदासी प्रथा के भी प्रचलन के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। देवदासी प्रथा जैसे आपको पता है कि दक्षिण भारत में जो महिलाएं थी मंदिरों पर वो ईश्वर को समर्पित हो जाती थी, तो देवदासी प्रथा के भी यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। लेकिन मंदिर का कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। हाँ, यहाँ पर मूर्तियाँ बहुत सारी प्राप्त हुई हैं और ये भी माना गया कि यहाँ के लोग पूजा पाठ करते थे, धार्मिक प्रवृत्ति थे। शिवलिंग भी मिला है राखीगढ़ी में, तो एक शिवलिंग भी, जब आप म्यूजियम आएंगे तो म्यूजियम में आपको इसको शिवलिंग मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ के लोग जो है शिव की पूजा करते थे, शिव की आराधना करते थे, है ना। भोजन जो करते थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का होता था। और दूध का उपयोग के बारे में जो है पर्याप्त जानकारी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि गाय का कोई प्रमाण नहीं है यहाँ पर, ना गाय की कोई मूर्ति मिली है। तो ये मतलब ये चीज़ें नहीं पता कि ये लोग दूध पीते थे या नहीं पीते थे, लेकिन शाकाहार मांसाहारी दोनों करते थे। सब्जी के उत्पादन का भी कोई प्रमाण नहीं मिला यहाँ पर। ठीक है, देखो जिस चीज़ का प्रमाण नहीं मिलेगा उस चीज़ के बारे में हम क्या जान पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया ये आपकी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, अभी भी हम इसकी लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। जितना पढ़ पाए हैं उसमें भी अभी बहुत स्पष्ट चीज़ें से जो चीज़ें मिली है हमें, है ना, प्रमाणिक तौर पे जो अवशेष मिले उसी पर निर्भर है। तो अब सब्जी के प्रमाण नहीं मिले तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर सब्जी होती होगी, है ना। जो प्रमाण मिले हैं इतिहास उन्हीं को मानता है, इसलिए इतिहास सबसे प्रमाणिक विषय के रूप में होता है। तो सब्जी के प्रमाण नहीं मिले, गाय का कोई किसी प्रकार की मूर्ति नहीं मिली, तो दूध के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। बाकी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा में अन्नागार मिले हैं। वस्त्र आभूषण की बात करें तो यहाँ पर सूती वस्त्र, और गर्मियों में जो है सामान्य रूप से तो सूती वस्त्रों का प्रयोग होता था और बाकी सर्दियों में ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग ये करते थे। जो समृद्ध वर्ग था, यहाँ का अमीर वर्ग था, समृद्ध वर्ग जो था वो कढ़ाई किए हुए वस्त्रों को पहनता था, है ना। तांबे का यहाँ पे उस्तरा भी मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग हजामत वगैरह भी बनाते थे, है ना। यानी कि यहाँ पर भी सैलून, जैसे आधुनिक सैलून है ना, वैसे हो सकता है कि उस समय लोग जो है दाढ़ी के लिए उस्तरा का प्रयोग करते रहे हों। इसके बाद श्रृंगार प्रसाधन के लिए नूपुर, अंगूठी, करधनी, चूड़ी, कंगन, है ना, झुमका, ये सारी चीज़ें मिली हैं। सोने का कंगन मिला है, चौहंदरों से लिपस्टिक मिली है, मोहनजोदड़ो से गहने मिले हैं, सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा से सोने के मनके और 6 लड़ियों वाला हार मिला है, ये सारी चीज़ें मिली हैं। आप देखिए आपके सामने एक उत्खनन यहाँ पर ये भी साइट है जो जिसका उत्खनन किया गया है, और आमतौर पे ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज उत्खनन इसका किया जाता है बहुत आराम से, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी पुरातात्विक अवशेष विनिष्ट ना हो जाए, है ना। खनन कार्य में ऐसा ना हो जाए कि कोई भी, है ना, पूरा प्रयास यही किया जाता है। इसके अलावा
तांबा, सोना, चांदी, सीप, हाथी दांत, लाजवर्द, गोमेद आदि का प्रयोग इस समय होता था। इसके अलावा यहाँ पर जो है हड़प्पा में प्रसाधन की पेटी भी मिली है, जिसमें महिलाएं जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करती हैं उन सब चीज़ों के बारे में। मनोरंजन के साधन में आमतौर पे ये लोग पासा खेलना बहुत पसंद करते थे और हड़प्पा में 7 पासा मिले हैं। इसके बाद जो है ये शिकार भी करते थे, पशुओं और पक्षियों का द्वंद्व देखते थे, मछलियों को मारना, नृत्य आदि इनके जीवन का एक रास्ता भंग ना हो, है ना। लोथल में पासा खेलने के लिए एक बोर्ड का नमूना मिला है। तो ऐसी विभिन्न चीज़ें जो हैं इनकी मनोरंजन के साधन के तौर पे प्रयोग करते थे। अब बात करते हैं इनके धार्मिक जीवन के बारे में। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में चूंकि नगरीकरण था और ये बात सत्य थी कि जो इनका नगरीकरण था वो धर्म से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ था, ऐसे विभिन्न साक्ष्य मिले हैं। पूजा पद्धतियों के बारे में भी जानकारी मिलती है और ये भी जानकारी मिलती है कि यहाँ के लोग जो है बड़े स्तर पर जो है धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए थे। लेकिन इनके धर्म को लेकर के इनका जो इनकी दृष्टिकोण थी वो उपयोगितावादी ही थी। इन्होंने ऐसा नहीं कि धर्म को अपने समाज पे, अपने व्यापार पे किसी भी तरीके से हावी रखा, है ना। धर्म से जैसे कि अंत्येष्टि संस्कार ये करते थे। अंत्येष्टि संस्कार में ये भी पाया गया कि ये शव कलश या पुनर्जन्म के प्रमाण भी मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यानी पुनर्जन्म पे विश्वास रखते थे ये लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है विभिन्न जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए विभिन्न पहलू थे उनके धार्मिक अवलंबों की भी पूजा करते थे, देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप लोग लगातार देख रहे हैं कालीबंगन साइट को, तो आपको लग रहा होगा यहाँ पर आप देखिए कि बहुत अच्छे तरीके से इस साइट को संरक्षित नहीं किया जा रहा। ये थोड़ा सा चिंतनीय बात भी है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को चाहिए कि कम से कम इन साइटों को एक टूरिस्ट प्लेस की तरह डेवलप किया जाए। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा मैं स्वयं भी निराश हुआ था, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो घास फूस कुछ भी है अच्छे तरीके से प्रॉपर जैसे संरक्षण करना चाहिए था वैसा तो कालीबंगन को नहीं किया गया है और यहाँ पर इसीलिए टूरिस्ट विजिट भी बहुत कम है। जबकि देखा जाए तो भारत की सबसे प्रमुख साइट में से एक है कालीबंगन साइट, है ना। तो ये थोड़ा सा अपने आप में निराश करने जैसा ही है। इसके बाद ये मातृ पूजा करते थे, है ना। मातृ पूजा में आपने देखा है उर्वरा देवी का, जिसमें योनि से वृक्ष उदित करता हुआ दिखाई दिया है। इसके बाद पुरुष देवताओं में पशुपति की पूजा होती थी, पशुपति शिव के रूप में, जिसे मार्शल ने रुद्र शिव के रूप में कहा है ना। 7 अक्षरों की एक लिपि भी एक देवता के ऊपर मिली है। मोहनजोदड़ो में एक मूर्ति मिली है जिसके 3 मुख हैं और इतिहासकार उसे त्रिमुखी ब्रह्मा के रूप में मानते हैं। इसके अलावा मछली, शंख, चक्र आदि इतिहासकार जो है विष्णु के समान देवता के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से जो है पुरुष देवता भी मिले हैं। मातृ पूजा सर्वाधिक होती थी। इसके अलावा पशु पूजा में भी गणपति पूजा, बराह अवतार की पूजा, इसके अलावा जो कुद्दुदमान बैल था, हाथी, व्याघ्र, गेंडा, घड़ियाल, बकरा, एक श्रृंगी पशु, ये सबसे महत्वपूर्ण था। एक श्रृंगी पशु जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुहरों में प्राप्त हुआ है, एक श्रृंगी पशु। इसके बाद जो है आपका गौ पूजन का प्रमाण नहीं है, यानी गाय का प्रमाण आपको वैदिक काल में मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता में गाय का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका मोहनजोदड़ो में एक ताबीज़ में नाग को चबूतरे पर लेटा हुआ दर्शाया गया है, तो यानी कि ये नाग पूजा भी करते रहे होंगे, ये भी ये माना जाता है। सर्प की आकृतियाँ भी अंकित हुई हैं। तो पशु और प्रकृति पूजा निश्चित तौर पे सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी, है ना। स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, सूर्य पूजा के प्रमाण मिले हैं, जल चक्र के भी प्रमाण मिले हैं यहाँ पर, है ना। तो ऐसे विभिन्न प्रमाण यहाँ पर देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अंत्येष्टि संस्कार में पूर्ण समाधिकरण, है ना, पूरी तरीके से समाधिकरण कर देना, इसके भी यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। इसके बाद जो है बहावलपुर से पूर्ण समाधिकरण, इसके बाद आंशिक समाधिकरण के भी प्रमाण यहाँ पर मिले हैं, है ना। आंशिक समाधिकरण में दाह संस्कार के भी प्रमाण यहाँ पर मिले हैं, है ना। इसके बाद जो है कब्रिस्तान, जो नगरों के बाहर कब्रिस्तान उपस्थित होते थे। हड़प्पा में 3 कक्षों वाला कब्रिस्तान उसका नाम रखा गया ना R37। आप जब NCERT पढ़ोगे तो वहाँ पर मिलेगा R37, है ना। और इसके बाद सेमेट्री H भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है हड़प्पा वगैरह में। तो कब्रिस्तान जो होते थे नगर से बाहर जैसे वर्तमान में, उसी तरीके से समाधिकरण भी होता था, दाह संस्कार भी होता था, आंशिक समाधिकरण भी होता था। और यहाँ तक कि ये चूँकि पारलौकिक दुनिया पे भी विश्वास करते थे, तो कई जगहों पर ये जब शवाधान करते थे तो उनके फिर जो उनके पसंद की वस्तुएं होती थी उनको भी शवाधान के साथ रख देते थे, ठीक है। ताबूत में रखकर चीज़ों को दफना दिया जाता था और जो दफनाया जाता था उसे उत्तर से
जो पाँव होते थे वो दक्षिण दिशा में होते थे, सर और उसका उत्तर दिशा में रखा जाता था। ठीक है, ये आमतौर पे अभी भी होता है कि हम जब सोते हैं तो हम भी उत्तर दिशा की तरफ अपना जो है सिर जो है उत्तर दिशा की तरफ आमतौर पे नहीं करते हैं, दक्षिण दिशा की ओर तरफ पे करते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ख़त्म होता है उसका जो है उत्तर दिशा की तरफ सर रखा जाता है, और इसको लेकर बहुत साइंटिफिक रीज़न भी है, मैं क्लास में कभी आपको बताऊंगा इसको लेकर के। ठीक है, और रोपड़ में एक 100 मिला है जो पश्चिम से पूरब की तरफ है, लोथल में भी पश्चिम की पूरब एक 100 मिला है, कालीबंगा में दक्षिण उत्तर दफनाया हुआ सब मिला है, मतलब उल्टा मिला है, पैर जो है वो आपके जो है उत्तर की तरफ है और सर दक्षिण की तरफ है। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे सावधान को लेकर के चीज़ें थी। इसके बाद राजनीतिक संगठन की बात करें तो स्टुअर्ट पिगट कहते हैं, जो हमारे एक इतिहासकार हैं, स्टुअर्ट पिगट ने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके 2 मुख्य शहर थे, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इसकी जुड़वा राजधानी भी उन्होंने कहा है। और बीबी लाल ने कहा है कि अनेक छोटे बड़े बहुत सारे राज्य थे, इनका मुख्यालय अलग अलग हो सकता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो सकता है अलग अलग राज्य रहे हों, लेकिन सब मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एकमात्र क्षेत्र था जिसके अन्य बहुत सारे बड़े बड़े प्रांत थे, शहर थे, और इन शहरों की मुख्य जो केंद्र थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही थे, है ना। तो ये आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक संगठन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। ये भी नहीं पता चलता कि यहाँ पर जो प्रशासन चलाया गया होगा, प्रशासन का स्वरूप क्या होगा, ये भी हमें पता नहीं चलता। अब देखिए, चलते चलते काफ़ी हद तक हम अंतिम छोर तक आ चुके हैं, लेकिन अभी आप लोग आराम से देखते जाइए और मेरी बातों को सुनते जाइए, एक एक छोटी सी छोटी बात भी आपको मैं बताऊँगा। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है, इन कालानुक्रम को लेकर के सब लोगों ने अलग अलग क्या क्या कहा, है ना। तो सर जॉन मार्शल ने कहा कि ये सभ्यता जो है 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी रही होगी, ऐसा कहा सर जॉन मार्शल ने। लेकिन ये बात सही नहीं लगती है काफ़ी हद तक, क्योंकि हो सकता है प्राक हड़प्पन सभ्यता का समय तो ये हो सकता है, लेकिन जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता थी वो ये नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों ने परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का जो समय पीरियड कहा है वो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी का है। कितना? 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी कहा है। किसने कहा है? आपका जो कई हैं इसमें, मल्टीपल व्हीलर हैं, आपके सीजे गैड हैं, फेयर सर्विस हैं, डीपी अग्रवाल हैं, इन सभी ने इसका 2500 बीसी से लेकर 1700 बीसी कार्बन डेटिंग पद्धति है ना, कार्बन 14 के आधार पे जो है इसका जो समयावधि निकाला है। और इसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में भी बहुत सारे जो इतिहासकार हैं विभिन्न मत रखते हैं। उन्होंने कहा कि इतनी विशाल सभ्यता अचानक ख़त्म कैसे हो गई, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो यहाँ पे रहते थे, संभवतः यहाँ पर जो ज़्यादा आबादी थी वो भूमध्य सागरीय थी, है ना। सर्वाधिक आबादी किसकी थी? भूमध्य सागरीय। लेकिन यहाँ पर अल्पाइन, आर्द नागरिक, मंगोल ये भी यहाँ पर रहते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना द्रविडियन जो लोग थे, द्रविडियन लोग यहाँ के मूल निवासी माने जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मूल निवासी कौन है? द्रविडियन सभ्यता के लोग हैं। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की। सिंधु घाटी सभ्यता की यदि पतन पे बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं। बहुत सारे इतिहास कहते हैं कि चूंकि ये नदियों वाला क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र कैसा है? नदियों वाला क्षेत्र है, तो हो सकता है यहाँ पर बड़े स्तर पे बाढ़ आई हो, और बाढ़ आने के कारण आप देख रहे हैं जो ये इतना मिट्टी ही मिट्टी दिख रही है आपको चारों तरफ, ये मिट्टी गाद हो, नदियों की गाद हो। अब आप देखिए बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, सिंधु है, झेलम है, चिलाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है ना। चूँकि ये बड़ी बड़ी नदियाँ हैं तो हो सकता है कि इन नदियों में बारिश हुई हो, वर्षा हुई हो, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पर जल स्तर बढ़ा हो। तो सबसे प्रामाणिक कारण इस सभ्यता के खत्म हो जाने का क्या है? बाढ़ है। बाढ़ के कारण हो सकता है पूरी की पूरी सभ्यता विनिष्ट हो गई हो, ऐसा प्रमाण पाया जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हुए, जैसे कि आप कालीबंगन में खड़े हैं, यहाँ पर यह कहा गया कि 2700 बीसी में जो प्राक हड़प्पन सभ्यता थी वहाँ पर बड़े स्तर की भूकंप आया, और भूकंप के कारण से जितनी चीज़ें थे भग्नावेश हो गए, क्योंकि ये क्षेत्र जो है, सही बात है, इस क्षेत्र में आमतौर पर भूकंप आते ही रहते हैं, हिमालयन रीजन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो ऐसे में ये भी संभव है कि ये क्षेत्र भूकंप आपदा के कारण खत्म हो, ये भी नहीं कह सकते, इसमें भी मतभेद है। बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा कि हो सकता है यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हो गया हो, और जलवायु परिवर्तन के कारण से चूंकि ये मरुस्थलीकरण का क्षेत्र है तो यहाँ पे मरुस्थलीकरण जैसी समस्या का जन्म हो गया हो, जिससे लोगों को खाद्य सुरक्षा जैसी संकट में आ गए हों, और ऐसे में भी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता विनिष्ट हो गई। तो एक कारण आपका ये भी हो सकता है।
ठीक है, एक कारण आपका ये भी हो सकता है। मुझे लग रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए कुछ प्रमाण मैं भी छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे हाथ का जो है कलावा टूट चुका है, तो ये मुझे लगता है यदि हो सकता है कि कुछ ये यहाँ के अवशेष मिलें तो इसको भी म्यूजियम में रख लिया जाए, लेकिन ऐसी संभावना कम है। सारी कार्बन डेटिंग पद्धति से ही पता किया जाता है, तभी जो है इन चीज़ों को रखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर जलवायु परिवर्तन, बाढ़ आपदा, भूकंप आपदा या फिर पर्यावरण परिस्थितिकी में चेंज, ये भी हो सकता है। ऐसे विभिन्न कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब अंतिम में हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, बनवाली, राखीगढ़ी, इनमें क्या क्या चीज़ें पाई गई, ये आपको जो है अंतिम सेशन में मैं आपको बताऊंगा। और ध्यान से मुझे सुनते जाइए। देखो, मैं चाहता हूं कि एक बार पूरी साइट आप देख लें। इसी तरीके की सारी साइट है, चाहे हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे सारी साइट, सब इसी तरीके से अभी इस समय सुरक्षित हैं। और अभी देखो जो पाकिस्तान में है वहाँ की स्थिति तो हमें नहीं पता वहाँ की सरकार किस तरीके से, लेकिन भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसको बहुत बाखूबी जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पे अब देखिए इन पे या तो फंडिंग का अभाव या कुछ भी है, अवेयरनेस नहीं है, पब्लिक भी प्रॉपर नहीं आती है, तो अभी इस साइट को लेकर के उतनी स्वच्छता नहीं है, स्वच्छता का पर्याप्त अभाव है। भारत सरकार विभिन्न तरीके की परियोजनाएं स्वच्छता की चला रही, तो कम से कम हमारी ऐतिहासिक विरासतों को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के भी कार्यक्रम चलाना चाहिए, ताकि यहाँ पे भी साफ, इतने बड़े बड़े पार्क हम मैनेज करते हैं तो क्या अपनी ऐतिहासिक विरासतों को मैनेज नहीं किया जा सकता? ये तो धन के भी स्रोत हैं, ये आर्थिक पर्यटन के स्रोत हैं। किसी भी राज्य का पर्यटन कोई भी आएगा तो यहाँ पर देखेगा तो क्या समझेगा? तो इसकी भी जिम्मेदारी बनती है हमारे राज्य की सरकारों की, है ना। चलिए मैं आपको अब डिटेल से एक एक सभ्यता के बारे में क्रम से पढ़ाऊंगा। तो जैसा कि आप सभी कालीबंगन साइट के आधे हिस्से को तो देख ही चुके हैं, मेरा प्रयास है कि जो 100 हेक्टेयर की पूरी साइट है कम से कम आप एक बार इसे ज़रूर देख लें। और इसी क्रम पे मैं आप लोगों को ये साइट दिखाता हुआ भी जा रहा हूँ और साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ, मुझे ध्यान से सुनना है बस। तो जैसा मैं आपको चर्चा कर रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर जो विभिन्न विचार हैं, उनमें से एक विचार आर्यों के आक्रमण को लेकर के भी है कि यहाँ पर एक बाहरी सभ्यता ने आकर के जो है यहाँ पर हमला किया होगा, तो ऐसा हुआ होगा कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता उससे भी विनाशित हो गई। और इसको लेकर साक्ष्य मोहनजोदड़ो में बड़ी संख्या में कई जगहों पर अस्थिपंजर भी प्राप्त हुए हैं, है ना। तो जो गाइल्ड चार्डन और व्हीलर महोदय हैं, पिगट महोदय हैं, इन्होंने कहा कि आर्यों का आक्रमण या बाहरी सभ्यता का आक्रमण जो वैदिक इरा में आकर के देखते हैं, तो अब इस पर भी बड़ी डिबेट है कि आर्य बाहर से आए थे या भारत के निवासी हैं, इसको लेकर के भी बहुत बड़ी डिबेट है। लेकिन आर्यों के आक्रमण को भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन हम कारण मान सकते हैं। और जैसा कि मैंने अन्य कारण आपको बताए थे, तो जो इतिहासकार हैं जो इसके पक्ष में बात करते हैं, तो आर.एल. राइक्स और फेयर सर्विस महोदय हैं जो जलवायु परिवर्तन को इसका प्रमुख कारण मानते हैं। सर जॉन मार्शल, मैके और एस.आर. राव जो हैं बाढ़ की विभीषिका को इसका प्रमुख कारण मानते हैं। लैम्ब्रिक और जे.एफ. डेल्स महोदय जो है भूतात्विक परिवर्तन को इसका प्रमुख कारण मानते हैं। ये देख सकते हैं मृदभांड हैं जो कि यहाँ पर टूटे हुए मात्रा में जो उत्खनन के परिणाम स्वरूप निकले हैं, मृदभांडों के टुकड़े आप देख रहे हैं। आराम से देखिए, आराम से मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊँगा। यू.आर. कैनेडी महोदय ने कहा यहाँ पे महामारी आ सकती है, बड़ी महामारी कोई आई और आने के बाद पूरी सभ्यता चली गई। और पेसेल महोदय और मलिक साहब ने कहा कि सभ्यताएं जो है निरंतर बदलती रहती हैं, तो उसी क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता भी वैदिक सभ्यता में बदल गई। तो ऐसे करके सभी थिंकर्स हैं जो कि जलवायु परिवर्तन, बाढ़ की विभीषिका, भूतात्विक परिवर्तन, आर्य आक्रमण, महामारी या सभ्यता की निरंतरता, इन सब को जो है इसके लिए जिम्मेदार कारक मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर देखो, मुख्य जो आपको लिखना है, मुख्य आप जब कभी मेंस आंसर राइटिंग करें या कहीं लिखें, तो इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बाढ़ ही हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से नदियों के किनारे और यहाँ पर जो गाद का जमाव है, क्योंकि हम पूरी सभ्यता को खोद करके, उत्खनन करके पुरातात्विक अवशेषों में ही ये सभ्यता देख पा रहे हैं, तो मुख्य कारण इसका बाढ़ ही लगता है कि बाढ़ के कारण से जो गाद है, गाद का जमाव का मुख्य कारण यही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते जाइए, हम लोग फिर से ये टीले से अब नीचे मैदान की तरफ उतर रहे हैं और फिर अब धीरे धीरे आपको पूरी साइड्स के चारों तरफ चारों चक्कर आपको लगाकर दिखा रहे हैं। आगे बात करते हैं जो हड़प्पा सभ्यता। अब एक एक स्थल लेंगे, उस स्थल में क्या क्या विशेषताएं हैं, उस स्थल से क्या क्या मिला, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताऊँगा। तो हड़प्पा है, हड़प्पा जैसा कि आपको पता है कि ये आपका जो साहिवाल ज़िला है पंजाब में पड़ता है और ये आपका पाकिस्तान में है ना। तो हड़प्पा जो है
वर्तमान नाम साहिवाल है, पहले इसका नाम मोंटेगोमरी ज़िला होता था। तो पाकिस्तान में रावी तट के किनारे ये बसा हुआ है और चार्ल्स मेसन द्वारा पहली बार जो है 1826 में बताया गया था कि ऐसी कोई सभ्यता है, ऐसा कोई स्थल है। और तब ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे उन्होंने 1853 में डलहौजी के टाइम पीरियड पे ये हड़प्पा सभ्यता को देखा भी था, लेकिन तब उन्होंने इसको ज़्यादा ध्यान उन्होंने भी नहीं दिया। लेकिन जब 1820 के बाद जो है दयाराम साहनी, इनका नाम आपने सुना होगा, इन्होंने ही सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी और राखल दास बनर्जी ने फिर मोहनजोदड़ो की खुदाई की। तो दयाराम साहनी के द्वारा ही जो है इस पूरे क्षेत्र की खुदाई जो की गई, हड़प्पा स्थल की खोज की गई और खुदाई में फिर डेल्स और मल्टीमिल व्हीलर महोदय थे, इनके निर्देशन में पूरी खुदाई हुई थी हड़प्पा की। तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में की गई और फिर 1930, 23 और 25 के आसपास उसकी खुदाई हुई और इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता नाम हो गया। हड़प्पा से उर्वरा देवी की मूर्ति मिली है, यानी कि एक मूर्ति में योनि से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इसके बाद पश्चिमी दुर्ग और पूर्वी रिहायशी इलाका में इसको विभाजित किया गया है ना। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर भी बताया कि रिहायशी इलाका है पूरब में और फिर दुर्ग है। आप देख सकते हैं इस समय डूबता हुआ सूरज है, ये शाम का समय हो चुका है, धीरे धीरे जो है सूर्यास्त की तरफ है। और जैसे कि पुरातात्विक साइट्स के साथ ये होता है कि सूर्यास्त के समय अस्त भी हो जाती है, यानी सूर्यास्त अब धीरे धीरे साइट भी थोड़ी देर बाद क्लोज हो जाएगी। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि साइट के पहले ही मैं आपको पूरे साइट का भ्रमण करा दूँ, है ना। इसके बाद जो है आपका हड़प्पा से यहाँ से 891 के आसपास मोहरें प्राप्त हुई हैं और लगभग जो है यहाँ से आपको पता है कि हड़प्पा में बड़ी मात्रा में जो है जो विशाल स्थल हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। ये देखिए चींटियों का घर है ये यहाँ पर कालीबंगन में अब चींटियों का निवास है इस साइड पे। इसके बाद जो है यहाँ पर अन्नागार पाए गए हैं, 6-6 की कतारों पे 12 अन्नागार पाए गए हैं जहाँ पर अनाज रखा जाता था। मज़दूरों का आवास भी यहाँ पाए गए हैं, 7 घर जो है। तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ से दास प्रथा के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं और मज़दूरों के आवास स्थान प्राप्त हुए हैं। अन्नागार दुर्ग से बाहर भी होते थे। इसके अलावा हड़प्पा से नृत्य मुद्रा वाली एक नवयुवक प्रस्तर मूर्ति पाई गई है काले पत्थर की, और जिसको जो है हम नटराज की प्रतिमा से उसकी तुलना करते हैं। इसके बाद तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। सोने के मनकों वाला एक हार मिला है और घनाकार पासे भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, 7 पासे प्राप्त हुए हैं। खेलकूद मनोरंजन के साधन के रूप में पासे का प्रयोग करते थे। और इसके बाद मोहनजोदड़ो के विपरीत यहाँ पे पुरुष मूर्तियाँ बहुत मिली हैं। मोहनजोदड़ो में जैसे महिला मूर्तियाँ मिली, यहाँ पे पुरुष मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा मिली हैं हड़प्पा में। और इसके बाद जो है सांप दबाए गरुड़ का चित्रण वाली एक मोहर प्राप्त हुई है। बच्चे को दूध पिलाते हुए हिरणी प्राप्त हुई है ना, उसकी जो है मुहर प्राप्त हुई है। और कब्रिस्तान का क्षेत्र पाया गया है। इसके बाद जो है हड़प्पा के बाद के भी बहुत सारे जो है अब यहाँ पर स्थल प्राप्त हुए हैं जो हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व चरण के बाद के हैं। तो ये आपकी थी हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य और उसके विशेषताएं। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, सिंधी भाषा में मृतकों का टीला बोलते हैं। और ये सिंध के लरकाना ज़िले में स्थित है। और जो आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सिंधु नदी के दाएं तट पर यह अवस्थित है। 1922 में जो राखल दास बनर्जी थे उनके द्वारा इसकी खोज की गई और इसके बाद इसकी 7 स्तरों पर खुदाई की गई। और कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो ही है। और लगभग इसमें जो है आपके टोटल मैंने आपको बताया 250 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में विस्तृत है। हड़प्पा तो आपका 150 से ही है, मोहनजोदड़ो 250 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में है। तो प्रमुख शहरों में से एक है। अब यहाँ पर जो है एक दुर्ग और टीला, स्तूप टीला मिला है। और इसके बाद पवित्र स्नानागार मिला है। यहाँ से स्नानागार सबसे फेमस है, कहा जाता है कि हो सकता है कि ईश्वर की उपासना के लिए इसका जो है प्रमुख उपयोग किया जाता हो। इसके अतिरिक्त अन्नागार मिला है, सभा भवन मिला है यहाँ के दुर्ग में, और पुरोहित आवास भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसके बाद जो है जो अन्नागार है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा है, मतलब हड़प्पा के अन्नागार से भी मोहनजोदड़ो का हड़प्पा का अन्नागार सबसे बड़ा है। कुओं में फन्नीदार, स्नानागार में कतारीदार ईंटों का प्रयोग किया गया है। बृहद स्नानागार में जो फर्श है उसे पक्का पूरा बनाया गया है। जिप्सम और बिटुमिनस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनको ज्ञान था। जो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग है उच्च दर्जे की पाई गई है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो
इसके अलावा सभा भवन में दुर्ग के दक्षिणी धोर पे बाजार स्थल भी है ना, जहाँ पर व्यापार कार्य होता था, पूरा बाजार स्थल भी है। 16 मकानों का मोहनजोदड़ो में एक बैरक भी प्राप्त हुआ है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर लेखन सामग्री बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई है। लगभग समझ लीजिए पूरी हड़प्पा सभ्यता की 56% से ज़्यादा लेखन सामग्री मोहनजोदड़ो में ही प्राप्त हुई है। यहाँ पे मूर्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरोहित के धड़ वाली जो सेलखड़ी से निर्मित है वो मूर्ति मिली है। और इसके बाद जो है एक चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष, मिट्टी के तराजू, बालों को लगाने वाला पिन, सिलबट्टा, वसूला, ये सारी चीज़ें जब आपको यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसके बाद जो है सेलखड़ी से एक मिश्रित पशु व कुत्ते की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। कांस की नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है यहाँ से। और जैसा कि ये मूर्ति आपने देखा होगा कि ये पूरा मंगोलाइट पद्धति पर है। ये मूर्ति का जो फेस है और इसमें जो है जो नर्तकी है वो कमर पे हाथ लगाए हुए ये मूर्ति, ये आपने देखा होगा आमतौर पे NCERT पे ये तस्वीर रहती है। तो नग्न मुद्रा पे है और लॉस्ट बैक्स मेथड के द्वारा ये पूरा बनाया गया है ना। इसके बाद जो है ये मोहनजोदड़ो में कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। हड़प्पा में जैसे बहुत सारे कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान है, लेकिन 21 कंकाल एक साथ पाए गए हैं, जिसके कारण ये माना जाता है कि आर्यों का आक्रमण हुआ होगा और उसके कारण से ये सभ्यता पूरी तरीके से विनिष्ट हो गई होगी, है ना। हाथी का कपाल खंड यहाँ से मिला है ना। तो ये एक सबसे जो यहाँ पे विस्तृत और सबसे फेमस जो इनका कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है मोहनजोदड़ो ही है। बात करते हैं चहुंदड़ो की। चहुंदड़ो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित है। खोज की थी NC मजूमदार ने। और यहाँ पर जो है दस्तकार और कारीगर बड़ी मात्रा में रहते थे। इनका मुख्य कार्य मनका बनाना होता था, हड्डी की वस्तु बनाना होता था, मुद्रा बनाना होता था। तो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर के तौर पे चहुंदड़ो का विकास हुआ था। तांबे और कांसे के औजार भी मिले हैं यहाँ पे बड़ी मात्रा में। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य चहुंदड़ो से प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चहुंदड़ो से मिला है। लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं, है ना। चहुंदड़ो से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद एक मुहर मिली है जिसमें मनुष्य के साथ संभोगरत सांड है। ये मतलब बड़ा अपने आप में अलग है, तो इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है कभी कुछ पूछ ले। मिट्टी का मोर मिला है। मिट्टी के मोर पर 3 घड़ियालों की वो मूर्ति मिली है। 2 मछलियों का अंकन है। सब चहुंदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं जहाँ पे हम खड़े हैं, कालीबंगन। यहाँ से क्या क्या मिला है? कालीबंगन देखो, सबसे पहली चीज़ हनुमानगढ़ ज़िले में है, राजस्थान के, है ना। सरस्वती नदी के या घग्गर नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। खोज अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1953 में की थी। खुदाई बीबी लाल जी ने की है, BK थापर ने की है। ध्यान रखिएगा, बीबी लाल और BK थापर के निर्देशन में खुदाई हुई है। 1961 में खुदाई हुई है। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जो दुर्ग है, ऊंचा टीला और जो रिहायशी इलाका है, ये दुर्गीकृत था। चारों तरफ से यहाँ पर पूरा घिरा हुआ इलाका था। यहाँ पर एक पल्ले के दरवाजे के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? यहाँ पे एक पल्ले के दरवाजे के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण कालीबंगन से ही प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो है घर कच्ची ईंटों के बने होते थे। यहाँ पर पक्की ईंटों की बहुत कम संभावना मिली है। अलंकृत ईंटें मिलती थीं। यहाँ पे जल निकास प्रणाली नहीं मिली है। उन्नत तरीके का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर कच्ची ईंट के चबूतरे मिले हैं। जूते हुए खेत का साक्ष्य, सबसे पहले मैंने वही दिखाया था आपको कि जूता हुआ खेत कहाँ पर है, वो मैंने आपको दिखाया था, बस्ती के बाहर मिला था वो। इसके बाद जो है कम दूरी के खाँचे में चना मिले हैं। यहाँ पर एक साथ 2 फसलों के उगाने के भी साक्ष्य मिले हैं, चना और सरसों, है ना। तो एक साथ जो है 2 फसलों को उगाने के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। तो ये भी आपको कालीबंगन से ही मिले हैं। ऊँट की हड्डियाँ यहाँ से मिली हैं। मातृ देवी की उपासना यहाँ पर लोकप्रिय नहीं थी ज़्यादातर। और यहाँ पर जितनी भी मुहरें मिली हैं ये मेसोपोटामिया की मुहरों से मिलती जुलती थी। इसके बाद यहाँ पर जो है कुछ कह सकते हैं सर्जिकल उपकरण भी मिले हैं, जिससे माना जाता है कि यहाँ पर मस्तिष्क की जो बीमारी होती थी उसका इलाज भी होता था। तो चिकित्सा पद्धति भी यहाँ पर उन्नत तरीके से थी। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है अनेक घरों में कुएँ के साक्ष्य मिले हुए हैं, और जो कि ये दिखाता है कि घरों में जो उन्नत जल प्रणाली थी वो विकसित अवस्था में थी। लोग जो है आत्मनिर्भर थे अपने जल को लेकर के, ठीक है। तो ये बात रही कालीबंगन की। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे जूते हुए खेत को लेकर के ही पूछता है। बाकी आप देख लीजिएगा, घोड़े के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर सुरकोत्ता है जहाँ से उसके अवशेष मिले हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा था नहीं,
लेकिन थोड़े बहुत प्रमाण मिले हैं, गाय के तो बिल्कुल भी प्रमाण नहीं है। ठीक है, अगली बात करते हैं लोथल की। ठीक है, लोथल आपका गुजरात के अहमदाबाद में है और SR राव के निर्देशन में खुदाई हुई थी यहाँ पर। और यहाँ पर जो है आपका एक गोंदीवाड़ा डकयार्ड मिला है भोगवा नदी के किनारे, ये भी बसा हुआ है आपका। ठीक है, इसके अलावा नगर योजना हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समान है, यानी कि विकसित है। सोने के हार मिले हैं, सेलखड़ी की मुहर मिली है, सीप मिली है, तांबे की चूड़ियाँ मिली है, मिट्टी के जार मिले हैं, मनका बनाने के कई कारखाने मिले हैं, अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं, फारस की एक मुहर मिली है, अनाज पीसने की चक्की के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, है ना, लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। घोड़े को लघु मृत मूर्ति मिली है, हाथी दांत के स्केल प्राप्त हुए हैं, एक मकान पर दरवाज़ा और मुख्य सड़क की ओर खुलने का प्रमाण मिला है ना। लोथल में कुछ 20 कब्रें मिली हुई हैं, एक कब्र में मानव के साथ बकरे का कंकाल भी मिला हुआ है। यहाँ पे युगल समाधान भी मिला है ना, यहाँ पर युगल समाधान भी होता था, तो 3 युगल समाधान यानी कि एक साथ 2 लोगों को जो है दफनाने का जो प्रमाण है वो भी आपका लोथल से प्राप्त हुआ है। मिट्टी की मम्मी मिली है, बटन के आकार की मुद्रा मिली है, एक आरी यहाँ से प्राप्त हुई है, 3 बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई हैं, मृदभांड प्राप्त हुई हैं। और कहते हैं एक मृदभांड पर चलाक लोमड़ी की कथा जो है वो लोथल से ही प्राप्त हुई है। एक उदाहरण मिला है चलाक लोमड़ी की कथा का, देखिए इतना पुराना, इतना प्राचीन है, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ाव रखता है। इसके बाद अगला स्थल है आपका बनवाली, ये हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है बनवाली। ठीक है, RS बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था और ये इसके यहाँ से जो है ये पाया गया है कि ये जो बनवाली शहर था यहाँ पे दुर्ग और निचला नगर इस तरीके का कोई विभाजन नहीं था। यहाँ से अग्नि वेदिका, दीवारों में ताखे, मकानों के पास चबूतरा, मिट्टी का बना हुआ हल, जौ के दाने के इसके साक्ष्य मिले हैं, तांबे के वड़ाग्र मिले हैं, कुल्हाड़ी मिली है ना। सड़कें यहाँ पर सीधी नहीं थी और ना तो समकोण पर काटती थी, तो बनवाली बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जरूर था, लेकिन बहुत सारे ऐसे साक्ष्य जो अन्य परिपक्व चरण की हड़प्पा स्थलों में मिलते थे वो यहाँ पर प्राप्त नहीं होते थे। इसके बाद एक आयताकार राजप्रसाद यानी विशाल भवन प्राप्त हुआ है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है बड़े मकान मिले हैं और ये कहा जाता है कि बनवाली जो था वो यहाँ पे बहुत उच्च वर्ग के लोग रहते थे, क्योंकि वहाँ पर घरों पर वाश बेसिन मिला है ना, हाथ धोने का जो एक जो उपकरण है, तो वाश बेसिन भी यहाँ पर पाया गया है, बड़े बड़े मकान पाए गए हैं, तो माना जाता था कि समृद्धों का शहर जो था बनवाली था। आगे बात करते हैं रोपण की, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब में है, सतलज नदी के बाएं तट पर अवस्थित है और सबसे पहले आज़ादी के बाद यदि उत्खनन किसी का हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल का वो था रोपण। ठीक है, कब हुआ था? 1953-54 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है इसकी खोज की गई और फिर इसका उन्हीं के निर्देशन पे उत्खनन कार्य कराया गया। तो हड़प्पा के पहले और हड़प्पा के बाद के अवशेष दोनों यहाँ से प्राप्त हुए हैं इस स्थल से। और इसके बाद जो है यहाँ पर कई समाधि स्थल भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था, कब्र के पक्के मिट्टी के गहने होते थे, शंख की चूड़ी होती थी, गोमित के मन के तांबे की अंगूठी मिलती थी, कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, रोपण में आदमी को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद एक तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। सूतकांगेडोर जो आपका है, ये अगला स्थल है आपका सूतकांगेडोर। ये आपका, इसको पहले तो याद रखना है, सबसे पश्चिमी स्थित स्थल है, बलूचिस्तान से जुड़ा हुआ है और आपका मकरान तट है, ये दास्क नदी के मुहाने पर अवस्थित है, तो सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। 1927 में ऑरेल स्टाइल द्वारा इसकी खोज की थी, फिर डेल्स के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई। ठीक है, इसके बाद जो है मनुष्य के अस्थि, राख से बड़ा हुआ बर्तन, है ना, ताम्र निर्मित बड़ाग्र, कुल्हाड़ी आदि, ये सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त होती हैं इस स्थल से। इसके बाद सोतका कोह की बात करें तो सोतका कोह है आपका सादिकौर नदी के किनारे है, बालूचिस्तान पाकिस्तान में, और 1962 में डेल्स द्वारा खोज की गई थी। इसके बाद आपका बालाकोट है। बालाकोट आपका ये कराची के पास है, दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। उत्खनन कार्य जो किया गया इसका डेल्स के द्वारा किया गया। प्राक संधव और संधव स्तर के स्थल मिले यहाँ पर, कच्ची ईंटें मिली यहाँ पर, पक्की नालियाँ जो हैं पक्की ईंटों से बनी होती थीं, फर्श पर प्लास्टर के प्रमाण प्राप्त हुए यहाँ पर। सीप उद्योग समृद्ध स्तर पर था और बंदरगाही नगर था ये। इसके बाद अगला स्थल है आपका अल्लाह दीनो। अल्लाह दीनो आपका सिंधु और अरब सागर के संगम के पास अवस्थित था। इसका उत्खनन किया गया था 1982 में फेयर सर्विस के द्वारा और यहाँ पर तांबे की वस्तु और सोने चांदी के आभूषण प्राप्त हुए अल्लाह
सलाहदीनों से मिट्टी का एक बना हुआ खिलौना गाड़ी भी मिला है। अगला स्थल है कोट दीजी। कोट दीजी मोहनजोदड़ो से 50 किलोमीटर दूर सिंधु के बाएं तट पर अवस्थित है और इसकी खोज धुर्रे महोदय द्वारा की गई थी। और ये जो है यहाँ पर भी प्राक हड़प्पन यानी कि ताम्रकालीन बस्तियाँ जो थीं और फिर सिंधुकालीन बस्तियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। पत्थर के नींव पर बने मकान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सेलखड़ी की 2 मुहरें मिली हैं, पत्थर के वाणाग्र मिले हैं, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। इसके बाद अगला है अली मुराद। अली मुराद आपका सिंध प्रांत पर अवस्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और यहाँ पर बैल की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? बैल की लघु मृण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? अली मुराद से। कांसे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है। अगला है आपका आमरी। आमरी ये 12 सिंघा से यहाँ का नमूना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका मांडा। मांडा जैसे कि मैंने बताया कि मांडा आपका सबसे उत्तरी स्थल है जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अभी आप देख रहे हैं निचला शहर है, यहाँ पे बहुत सारी घास फूस सारा कुछ कालीबंगन के अब अंतिम छोर पे हम आ चुके हैं और इसको थोड़ा सा हिस्सा और बचा है जो आप देखेंगे। इसके बाद में आपको बस थोड़े सा टॉपिक और बचा है। तो आमरी जो आपका है ये यहाँ से 12 सिंगा का नमूना प्राप्त हुआ है। मांडा के बारे में बात कर रहा था तो मांडा ये सबसे उत्तरी स्थल है, अखनूर के पास है और जेपी जोशी के द्वारा 1982 में जो है इसको उत्खनन कराया गया था और यहाँ से जो है पेंचदार पिनें प्राप्त हुई हैं, लकड़ियों की आपूर्ति किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है भगवानपुरा। भगवानपुरा आपका हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पास है, सरस्वती के दक्षिणी किनारे पर है। जेपी जोशी द्वारा उत्खनन कार्य कराया गया और सैंधव सभ्यता के पतनोन्मुख अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। अंतिम आपका नेक्स्ट है सुरकोददा। ये बिल्कुल याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। ये कक्ष पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है और इसका उत्खनन कार्य जगपत जोशी द्वारा करवाया गया। इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट है घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं यहाँ से, ये बिल्कुल याद रखना है। सुरकोददा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। मिट्टी का पहिएदार बैल के जो है एक खिलौना प्राप्त हुआ है। मिट्टी के पहिएदार बैल का खिलौना यहाँ से प्राप्त हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिया की एक साइट है धौलावीरा, सिंधु घाटी सभ्यता की, गुजरात के गच्छ में है ना, और ये आपका मानसर नदियों के पास अवस्थित है। इसकी खोज जगपत जोशी ने किया था और उत्खनन कार्य आर.एस. बिष्ट द्वारा कराया गया था। तो भारत में एक बड़े स्थलों में से एक है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कालीबंगन, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ये बड़े स्थलों में से एक है। लगभग 100 हेक्टेयर तक विस्तृत है ये और ये नगर 3 दुर्गों में, जिसमें से मतलब ये 3 भागों में बना हुआ है। पहला है तो दुर्ग है, दुर्ग के बाद मध्यम स्थल है और तीसरा है निचला नगर। मतलब कि दुर्ग थोड़ा सा सबसे ऊंचा है, फिर मध्यम स्थल है वो कम ऊंचा है और सबसे निचला स्तर आपका समतल है। तो 3 भागों में बटा हुआ एकमात्र स्थल कौन सा है आपका? ये धौलावीरा है। इसको बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे कब्रों वाला क्षेत्र भी है। इसमें चारों तरफ से किलेबंदी भी थी। तालाब और स्टेडियम के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद यहाँ से जो है आपका लिपि के काफ़ी बड़े बड़े साक्ष्य मिले हैं। एक 10 अंकों वाला, 10 अक्षरों वाला एक साइन बोर्ड मिला है जिसमें चित्रलिपि के साक्ष्य लिखे हुए हैं। धौलावीरा में गोल मकान वाला या गोल मकान बने हुए हैं जिनको कुंभा कहा जाता है। यहाँ घोड़े की कलाकृतियाँ मिली हैं। बड़ी संख्या में पालिशदार श्वेत पत्थर मिले हैं। यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सबसे अच्छे प्रमाण मिले हैं, है ना। धौलावीरा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बड़े स्तर पे प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगली साइट है आपकी देसलपुर। देसलपुर आपके भुज जिला जो आपका पड़ता है गुजरात में, वहाँ पे मादर नदी के किनारे अवस्थित है। इसका उत्खनन 1964 में केवी सौंदर्य राजन ने किया था। प्राचीर युक्त नगर है। सुरक्षा प्राचीर स्थान स्थान पर बुर्ज बने हुए हैं इसमें। ठीक है, अगला है आपका रोजदी। रोजदी सौराष्ट्र में अवस्थित है, 3 चरणों में बना हुआ है। बस्ती के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़ी बड़ी सुरक्षा दीवारें हैं। घर कच्ची ईंटों से बना हुआ चबूतरा निर्मित है। हाथी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला है कुंताशी। कुंताशी आपका राजकोट जिले में है और राजकोट जिले में विकसित और उत्तर सैंधव अवशेष यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये बंदरगाही नगर कहा जाता है कि कुंताशी में भी बंदरगाह ही रहा होगा। ठीक है, तो ये देखो निचला शहर है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि थोड़ा सा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा सा इस साइड को ध्यान दे। अब यहाँ पे आप फेंसिंग देख सकते हैं। इसकी अंतिम जो यहाँ पे देखें लोहे से फेंसिंग की गई है साइड को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन लोगों का आवागमन आता जाता रहता है। इसके बावजूद भी साइट वैसे पूरी तरीके से सुरक्षित है ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा स्वच्छता का अभाव है। स्वच्छता हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाए। अगला स्थल है आपका रंगपुर। रंगपुर भी मादर नदी के नज़दीक है, मादर नदी के किनारे है, काठियावाड़ में पड़ता है ये और माधव स्वरूप बस।
तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि गुजरात की एक साइट है आपकी रंगपुर, और रंगपुर काठियावाड़ में है, मादर नदी के किनारे है। माधव स्वरूप वस्त थे, 1931 में इन्होंने इसकी इसकी खोज की। रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रंगपुर में धान की भूसी के साक्ष्य मिले थे, काले बाजरे के साक्ष्य, धान की भूसी के साक्ष्य, ये आपके रंगपुर से मिले थे। और नेक्स्ट है आपका दैमाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चूँकि सबसे दक्षिणी है आपका अहमदनगर ज़िले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल है। और यहाँ से कांसे का रथ मिला था। क्या मिला था? कांसे का रथ मिला है, जिसमें 2 बैल हैं और एक गाड़ीवान यहाँ पर है। सावाधान के प्रमाण भी मिले हैं। सुरकोत्ता के समान कब्र और उत्तर में पत्थर रखे जाते थे, ये मिले हैं। कुछ बर्तनों पर सैंधव लिपि भी मिली है। ठीक है, अगला है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हिंडन नदी के दाएं तट पर अवस्थित है, सबसे पूर्वी स्थल है। और ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के बाद का जो है प्रमुख शहरों में से एक है। और यहाँ पर रोटी बेलने की एक चौकी मिली है, बर्तनों पर मोर और गिलहरी की चित्रकारी मिली है, एक रीछ और सांप की मृण मूर्ति मिली है। 4 चीज़ें हैं, याद रख लीजिए। पहला है रोटी बेलने की चौकी, बर्तनों पर मोर और गिलहरी की चित्रकारी, एक रीछ और सांप की मृण मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। कहाँ से? आलमगीरपुर से। अगला है आपका हुलास। हुलास भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सहारनपुर के पास। ठीक है, हुलास भी सहारनपुर जिले में पड़ता है। और ये भी उत्तरकालीन सैंधव चरण के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला है नेवासा। नेवासा में अंगूठी में लिपटे हुए रेशम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अंगूठी में रेशम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है आपका मालवड़। मालवड़ आपका सूरत में पड़ता है, गुजरात में, ताप्ती नदी के मुहाने पर है। और यहाँ से जो है सिंचाई की नहर जो है यहाँ पर एक पाई गई है। वैसे नहर के साक्ष्य मिले नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहते हैं कि मालवड़ में एक जो है सिंचाई की नहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। तो ये प्रमाणिक नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए खाई टाइप की एक आकृति है, वो खाई टाइप की आकृति माना जाता है कि ये आपका से एक सिंचाई इससे की जाती रही होगी, तो नहर टाइप में इसको कहा जाता है। लेकिन नहर के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं पाए जाते। राखी गढ़ी बहुत बड़ी साइट है, जींद जिले में है, हरियाणा के जींद में पाई जाती है। खोज इसकी सूरजभान ने की थी, और भगवान देव और सूरजभान 2 लोगों ने खोज की थी। और ये राखी गढ़ी जो साइट है आपकी, ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशालतम साइट में से एक है, लगभग 80 हेक्टेयर में फैली हुई है। अगला है मिताथल। मिताथल जो है आपका ये भिवानी हरियाणा में है, उत्खनन भी सूरजभान द्वारा कराया गया था। यमुना का प्राचीन प्रवाह मार्ग यहाँ से मिलता है। ठीक है, और यहाँ से शंख मिला है, चूड़ियाँ मिली हैं, पत्थर की अंगूठी मिली हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल से बता दिया है ना। और अब थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और आपको बताऊँगा कि किन चीज़ों को कहाँ से आयात किया जाता था और कहाँ भेजा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में आर्सेनी युक्त तांबा जो होता था, कच्चे माल के रूप में लोथल से आता था। आर्सेनिक युक्त तांबा आपको लोथल से प्राप्त होता था। तांबा राजस्थान की खेतरी की खानों से मिलता था, या बलूचिस्तान से आता था, या ओमान से आता था। तो तांबा के लिए आप भी जानते हैं, आज भी राजस्थान की खेतरी की खाने बड़ी प्रसिद्ध हैं। फिर नीलमणि महाराष्ट्र से आती थी, सेलखड़ी आपकी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात में मिलती थी। सीसा जो था ये आपका इंपोर्ट किया जाता था ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। गोमेद गुजरात से मिलता था। और टिन जो है अफगानिस्तान और ईरान से मिलता था। चांदी ईरान, अफगानिस्तान से मिलते थे। लाजवर्द आप और नील रत्न ये बदख्शा से मिलते थे। हरितास्म और फिरोजा दक्षिण एशिया और ईरान से मिलते थे। शंख और कौड़ियाँ सौराष्ट्र व दक्षिण भारत से मिलते थे। शिलाजीत हिमालय प्रदेश से आज भी मिलती है और तब भी मिलती थी। तो इस तरीके से ये वो कच्चा माल के तौर पे जो मुख्य वस्तुएं थी। तो ये रहे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके बारे में जानकारी। अब आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी लगभग हो गई होगी। मेरा प्रयास भी रहा है कि आप पूरे क्षेत्र को लगभग देख लें। आपने लगभग देख लिया होगा। अब आगे हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। तो आप सभी ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्राप्त की। प्रयास मैंने किया कि डिटेल से आपको सिंधु घाटी सभ्यता की बारीक से बारीक जानकारी दे सकूं, और साथ ही आप सभी को सिंधु घाटी सभ्यता के एक विशालतम स्थल कालीबंगा के बारे में आप लोगों को मैंने दिखाया भी। प्रयास किया कि जो भी यहाँ पर संभव चीज़ें हो सकती हैं वो चीज़ें आपको मैंने समझाने का भी प्रयास किया। तो निश्चित तौर पे आप सभी ने इसे देखा होगा, समझा होगा, और 102 बार आप यदि पूरे सेशन को देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी जानकारी है आपको पूरी याद हो जाएंगी। कुछ भी मैंने प्रयास नहीं किया कि छूटे। ठीक है, तो
जो आज से 5000 वर्ष पुरानी विश्व की विशालतम अभी भी ये पूरी सभ्यता है जिसको खोज जारी है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है और इसकी जानकारी मुख्य रूप से हमें तब पता चल पाएगी जब इस सभ्यता की लिपि को हम पढ़ पाएंगे, तब हमें इसकी बारीकियाँ और अच्छे से पता चल जाएंगी। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ पुरातात्विक अवशेषों पर ही पूरी तरीके से निर्भर हैं। और आप देख सकते हैं विशालतम साइटें, जितनी भी विशालतम साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की, चाहे हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे राखी गढ़ी हो, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा फेंसिंग करके इन सभी साइटों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। और इन साइटों के उत्खनन, अभी यहाँ पर ही मैंने आपको घुमाया था, ऐसे ही हैं सारी साइटें जितनी भी हैं, और इन सभी साइटों से उत्खनन से जो सामग्री प्राप्त हुई है इसको संरक्षित किया गया है। इन्हीं साइटों में संरक्षित स्मारक बनाए गए हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, भारत सरकार के अंतर्गत ये संस्था है। तो इतिहास की विशद जानकारी आपको इन सभी म्यूजियम से में मिलेगी। दिल्ली कभी आते हैं तो आप नेशनल म्यूजियम आइए और सिंधु घाटी सभ्यता की कालीबंगा साइट को आप लोग देखिए। निश्चित तौर पे यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा आप सभी को। तो आपको हमें अपनी जड़ों से जुड़ा रहना है और जड़ी यही हमारी सभ्यता और संस्कृति है जिनसे हमें कुछ सीखना है। आज जितनी भी वर्तमान समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान आपको सिंधु घाटी सभ्यता में जरूर मिल जाएगा, बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। आज हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, वो परिकल्पना बहुत पहले देखने को मिलती है। विज्ञान की, तकनीकी की विभिन्न जानकारियों से लैस थे ये लोग। तो आप समझ सकते हैं कि जो आज वर्तमान में जितनी भी चीज़ें आप बारीक से बारीक देख रहे हैं, अपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उन चीज़ों को जीते थे। चाहे वहाँ पे नगर नियोजन रहा हो, चाहे वहाँ पे जल निकास प्रणाली हो, स्वच्छता को लेकर कितना अवेयर थे। भारत सरकार के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं उसी तर्ज पे चलाई जा रही हैं। तो आधुनिक समय में भी ये बृहद स्तर पे प्रासंगिक है। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, इतिहास समाधान है, इतिहास से समाधान मिलते हैं। इतिहास को इतिहास के पन्नों से मत देखिए, इतिहास को समाधान के दृष्टिकोण से देखिए। आज वर्तमान में जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी का समाधान इतिहास के पन्नों से मिलेगा। तो अपने इस इतिहास को अच्छे से पढ़िए, समझिए, देखिए, जानिए और इसके बाद वर्तमान की समस्याओं का समाधान खोजिए, है ना। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अन्य जो आपके पास अतिरिक्त जानकारी हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा इसे भी देखिएगा। बाकी इसके अतिरिक्त भारत दर्शन के विभिन्न एपिसोड के साथ हमेशा आज़ाद आईएएस एकेडमी आपको लाती रहेगी। मैं आप सभी को भारत का एक एक हिस्सा प्रत्यक्ष तौर पर भ्रमण कराऊंगा और वहां से आपके परीक्षा उपयोगी, ज्ञानवर्धक, परिटेक को ध्यान में रखते हुए समग्र जानकारी आपके सामने आती रहेगी। ठीक है, तो जब कभी भी आइएगा म्यूजियम देखिएगा, कालीबंगा की साइट देखिएगा और अन्य जितनी साइटें मैंने आपको बताई यहाँ भी आप आसपास हो तो ज़रूर देखने जाइए। इनको देखिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को दिखाइए, अवेयर करिए, बताइए उन्हें कि हमारे इतिहास में कितने बड़े स्तर की प्रज्वलित चीज़ें रही हैं, है ना। तो चलिए, आप सभी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। आज़ाद आईएएस एकेडमी हमेशा आपके साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।